पार्ट 1 आपने देखा होगा, दिस इज द पार्ट 2। सो पार्ट 1 में हमने पहले 60 क्वेश्चन कवर किए थे, पार्ट 2 में विल बी कवरिंग 61 to 120। ठीक है, पार्ट 1 में आपको पता चल ही गया होगा कितने पानी में हो कितने नहीं हो, राइट। सो पार्ट 1 में कितने क्वेश्चंस राइट आए वो देखना है, अभी पार्ट 2 में कितने आएंगे वो देखना है। उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू कैलकुलेट वेदर यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड और नॉट। ठीक है, सो देखो पार्ट 2 में आपके कितने कितने क्वेश्चंस राइट आते हैं, चलेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई थिंक वी शुड जंप ऑन द क्वेश्चंस। सो 61st क्वेश्चन क्या था? 61st क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन है। इफ m इज द मीन ऑफ x1 minus k, x2 minus k, x3 minus k dot 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 xn minus k। सो हर एक ऑब्जर्वेशन में से माइनस के किया हुआ है, निकालना क्या है? व्हाट इज द मीन ऑफ x1 x2 x3 x4 अप टू xn। सो सिंपल सी बात है, हर ऑब्जर्वेशन में अगर आप प्लस के करोगे, अगर हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर आप प्लस के करोगे तो प्लस के माइनस के कैंसिल होके बचेगा क्या? x1, मतलब के ये ऑब्जर्वेशन बचेंगे। अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता है, ठीक है, सारे ऑब्जर्वेशन में से अगर कोई नंबर माइनस करते हो तो मीन में से भी वही नंबर माइनस करना पड़ता है, या फिर अगर ऐड करते हो तो मीन में भी वही ऐड करना पड़ता है। सो इसके लिए मीन m था, लेकिन इनसे ये ऑब्जर्वेशन आने के लिए हर नंबर में प्लस के करना पड़ा, तो आंसर क्या आएगा? मीन में भी प्लस के करना पड़ेगा। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, विल गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन किस चीज का है? ओके, ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही है। सो बेसिकली क्वेश्चन में क्या निकालना है? व्हाट इज द सम ऑफ डेविएशन ऑफ वेरिएट ऑफ दीज वैल्यूज 1 2 3 4 5। इन 5 वैल्यूज का वेरिएट निकालना है फ्रॉम देयर मीन, फ्रॉम देयर मीन। नाम में क्या है? डेविएशन। नाम में क्या है? डेविएशन। सो ये हर एक नंबर उसके मीन से कितना डेविएट है, कितना डिफरेंट है, उन सारे डेविएशंस का हमें एडिशन करना है। सो देखो बहुत आसान सी चीज है। ओके, सो सबसे पहले तो इनका मीन निकालना पड़ेगा। मीन के लिए आप क्या करते हो? यू हैव टू ऐड ऑल दीज नंबर्स। मीन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन सारे नंबर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, एंड डिवाइड बाय जितने नंबर है उतने नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो समीशन ऑफ fi क्या होगा? 100 plus 100 200, 5 plus 3 300। ओके, ये 20 इधर चला गया, 400 और 5 इधर जाएगा, तो 475। इन सबका एडिशन कितना आता है? 475। अगर इसी चीज को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो you'll get the mean, you'll get the mean। so 5 कितना आएगा? 9 जा 45 2 5 5 5 जा 95 is the mean। so हमारा मीन क्या आया? 95। so जो मीन आया हमारा वो आया 95। अब हमें निकालना है ये मीन कितना डेविएट है, तो कुछ टेंशन नहीं है। 73 85 92 105 एंड 120, इन सब लोगों से कितना डेविएटेड है? 95। तो क्या करोगे? सब में से 95 माइनस कर दो। सो आंसर क्या आएगा? 73 minus 95 is minus 22, ठीक है। 85 minus 95 is minus 10, 92 minus 95 is minus 3, 105 में से 95 अगर मैं माइनस कर दूं तो आंसर वुड बी प्लस 10, एंड 120 में से अगर मैं 95 माइनस कर दूं सो इट विल बी प्लस 25, ठीक है। सो 22 minus 3 minus 22 minus 3 minus 25 minus 10 is minus 35। 10 plus 25 plus 35, दोनों का एडिशन आएगा 0। so sum of all the deviation it has to be 0। इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब शायद एनडीए का पेपर निकालते हो इस सर उन्होंने ये देखा था कि हर टॉपिक का आसान क्वेश्चन कैसे करो, ठीक है। तो जिन्होंने हर एक टॉपिक सब टॉपिक अच्छे से किया है ना, वो लोग बहुत सही से स्कोर करेंगे एग्जाम में। और सो क्वेश्चन नंबर 63 बहुत आसान है। लेट x बी द हार्मोनिक मीन एंड y बी द ज्योमेट्रिक मीन। x मतलब हार्मोनिक मीन है, y मतलब ज्योमेट्रिक मीन है, किन लोगों का? mn का। अब स्टैटिस्टिक्स में आपने हार्मोनिक और नॉट स्टैटिस्टिक्स सीक्वेंसर सीरीज में आपने हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा ही होगा, ओके राइट। सो अगर दो नंबर्स है m एंड n तो उसका हार्मोनिक मीन क्या होगा भाई? हार्मोनिक मीन होता है 2mn अपॉन n प्लस n, ठीक है। एंड ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है अंडर रूट ऑफ mn, ठीक है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मोनिक मीन मतलब क्या होता है? इट्स द मीन इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मीन, ठीक है। समझा मतलब ठीक है, अदरवाइज याद रख लो हार्मोनिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ठीक है। ये लेकिन हार्मोनिक मीन क्या है हमारा? इट इज x। सो दिस इज आवर x एंड दिस इज आवर y। अगर मैं ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दूं व्हाट विल आई गेट? सो आई गेट 5 into x is 2mn upon n plus n is equal to 4 into under root of mn, ठीक है।
सो अब इसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। अब मैं क्या क्या कर रहा हूँ ठीक से देख लो, ठीक है। मैं ये mn ऊपर लेके जाने वाला हूँ, ये 2mn नीचे लेके आने वाला हूँ और ये 4 इधर लेके आने वाला हूँ, अंडरस्टूड। सो ये बन जाएगा 5 अपॉन उधर से 4 आया तो ये इधर आ गया, इधर बचा क्या अंडर रूट ऑफ mn, ठीक है। ये mn m प्लस n ऊपर चला गया, सो दिस इज m प्लस n और ये 2mn नीचे आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है, अंडरस्टूड। यहां तक समझ में आ गया। नाउ ये mn और ये mn कट गया तो इधर कौन बचेगा अंडर रूट mn, समझा ना। रूट mn और यहाँ पे mn था तो यहाँ पे क्या बचेगा रूट mn बचेगा। सो इसको मैं वापस से लिख लेता हूँ सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। 5/4 इज इक्वल टू ऊपर क्या बचता है भाई m प्लस n, नीचे क्या बचता है 2 रूट mn। अब ये बहुत आसान है भाई, यहाँ पे कंपोनेंट में डिविडेंडो लगाना है ना, पढ़ा हुआ 10th क्लास में। कैसे होगा कंपोनेंडो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला अपॉन ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, सेम राइट हैंड साइड में लगाओ भाई m प्लस n प्लस रूट 2 mn एंड m प्लस n माइनस रूट 2 mn माइनस 2 रूट mn, ठीक है। सो 5 प्लस 4 9 अपॉन 1। यहाँ पे थोड़ा मजेदार चीज है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ। कैन आई राइट रूट m एज रूट, कैन आई राइट m एज रूट m स्क्वायर, कैन आई राइट n एज रूट n स्क्वायर, लिख सकता हूं ना भाई। सो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, राइट। सो इसको मैं कैसे लिखूंगा रूट m प्लस रूट n का स्क्वायर होल अपॉन रूट m माइनस रूट n का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं दोनों जगह स्क्वायर निकाल लूं तो ये भी स्क्वायर हटेगा, ये भी स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3/1। अब मैं क्या करने वाला हूं, अब मैं वापस से कंपोनेंट और डिविडेंड लगाऊंगा। सो क्या हो जाएगा देखो, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला, सो रूट और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 2 रूट m एंड डिविडेंडो मतलब क्या होगा ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, तो ये माइनस हो जाएगा और ये भाई प्लस हो जाएगा। सो ये m कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 रूट m। अगर यहाँ पे लगा रहा हो तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होगा भाई 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, राइट। सो 3 प्लस 1 क्या होता है भाई 4, 3 माइनस 1 क्या होता है भाई 2 इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया अंडर रूट ऑफ m बाय n। लेकिन हमें रिलेशन क्या क्या चाहिए m और n का, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा भाई 4/1 इज इक्वल टू m बाय n, राइट। सो m इज इक्वल टू 4n है क्या ऑप्शन, m इज इक्वल टू 4n। थोड़ा बड़ा था, मतलब ये इस वीडियो के लिए नहीं था, लेकिन दैट्स टोटली ओके, अंडरस्टूड। m इक्वल टू 4n। ये क्वेश्चन अगर आपने एग्जाम में छोड़ा भी होगा तो दैट्स टोटली ओके बिकॉज़ टाइम कंज्यूमिंग था। एंड और वहां पे ये क्लिक होना इंपॉर्टेंट है कि 2 बार कंपोनेंट एंड डिविडेंड लगाना पड़ता है। सो अगर आपने इस टाइप के क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस की होगी तो इट विल बी इजियर फॉर यू। जैसे ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स बाय आरडी शर्मा सर, उनका जो बुक है उसमें से ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आपका प्रैक्टिस वहां तक होगा तो इट विल बी इजियर फॉर यू, ऑलराइट। चलो, सो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 65। Let two events A and B be such that probability of A is L and probability of B is M. Which one of the following is correct? ठीक है, देखो probability of A कितना दिया है L, probability of B कितना दिया है L, M, और कुछ दिया है क्या नहीं। सो हमारे पास दिया क्या क्या है, फॉर एग्जांपल उन चीजों के लिए हमारे पास दिया क्या क्या है, कौन से कंसीडरेशन दिए। फर्स्ट इज probability of A when B has already occurred, है ना, probability of A when B has already occurred, probability of B A when B has already occurred, सारे वही है। सो A हो चुका है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जब, सॉरी A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी जब B हो चुका है, ठीक है। सो इट इज ग्रेटर देन, इट इज लेस देन, और सेम ही चीज दिया है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। सो हमें इन्होंने बहुत सही से दिमाग लगाया हुआ है, अगर आपको पता नहीं होगा। सो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एग्जांपल ये, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ठीक है। ये बेसिक फॉर्मूला है, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B हैज ऑलरेडी अकर्ड इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब उन्होंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे ना सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया, है ना। वी हैव द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही फॉर्मूला होता है, राइट। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या लिख रखा है L प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या लिख रखा है M। ये हमें निकालना है क्योंकि हमें चाहिए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ B तो M है ही। सो नीचे तो M आने वाला है मेरे भाई, ठीक है। सो यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे अगर देखें तो वही है L प्लस M, L प्लस M, L प्लस M, L प्लस M,
-1 बस देखना यहाँ पे है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है और इक्वल टू है। इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता। लेट्स डिस्कस, ठीक है। अब देखो भाई, L plus M माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन B। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। हमें वैल्यू इसका निकालना है, तो ये इधर लेके जाना पड़ेगा और ये भाई इधर लेके आना पड़ेगा। So probability of A intersection B is equal to L plus M minus probability of A union B minus probability of A union B। So अगर वही फॉर्मूला इधर डाल दें मैं तो क्या मिलेगा, L plus M minus probability of A union B अपन probability of B। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहीं मेंशन ही नहीं किया कि probability of A union B हमें लेना है, ठीक है। They have never mentioned कि यहाँ पे कुछ probability of A union B है। मतलब क्या है, उन्होंने इसकी जगह बस 1 देके रखा है। क्या देके रखा है? 1 देके रखा है और वो 1 माइनस किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन B का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इन B का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? 1। उससे बड़ा वैल्यू हो सकता है क्या? नहीं। अगर ये मैक्सिमम वैल्यू 1 है, दिमाग लगाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैक्सिमम वैल्यू 1 है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है, सो ये वैल्यू जो है वो मिनिमम वैल्यू है। ये वैल्यू जो होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा। मतलब जो भी हमारा आउटकम आएगा वो इससे बड़ा ही होगा। हेंस जो हमारा आउटकम आएगा वो इससे बड़ा ही होगा, या फिर वी कैन हैव दिस इक्वल टू या बड़ा ही होगा। कुछ समझे? राइट। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स of numbers do mean, median and mode have the same value? mean, median and mode तीनों के तीनों सेम है। कहां पॉसिबल होगा ये? ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। पहले मीडियन, सबसे पहले तो मोड निकालेंगे। मोड क्या होता है? सबसे ज्यादा रिपीट हुई हुई वैल्यू, है ना। सो इसका मोड है 12, ठीक है। तो भाई का मीन क्या आएगा? इसका मीन 12 आ सकता है क्या? नो, इसका मीन 12 आ ही नहीं सकता। इसका मोड 12 है लेकिन इसका मीन 12 आ ही नहीं सकता। क्यों? 12 12 12 12 और 24 दिया, मतलब कहीं ना कहीं तो 12 से बड़ा हो जाएगा, तो ये तो गया, ठीक है। इसका मोड है 18, ठीक है। लेकिन अगर मैं 6 और 30 ऐड कर दूं तो 36 होता है, तो उसका मीन भी है 18। इसका मीडियन निकालना पड़ेगा। मीडियन कैसे निकालते हो? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, बीच में 18। बी इज द राइट आंसर। सो मीन, मोड, मीडियन। मोड मतलब जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है वो है 18। इसका अगर मीन निकालोगे तो मतलब ये 18 18 18 तो है, इनका तो 18 ही आएगा। 6 और 36, ये भी इन दोनों ऑर्डर में 36 आ रहा है। 18 टू द 36, हेंस मीन भी 18, मोड भी 18 और मीडियन क्या होता है? सीधा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करो, जो बीच वाला होगा वही होगा हमारा। सो बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 67 विल हैव टू सॉल्व, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो बेसिकली द मीन ऑफ पेयर ऑब्जर्वेशन इज 75। 12 ऑब्जर्वेशंस का मीन कितना है भाई? 75 है। इफ 2 ऑब्जर्वेशंस आर डिस्कार्डेड, 2 ऑब्जर्वेशन निकाल के फेंक दिए, ठीक है। 12 ऑब्जर्वेशन में से 2 ऑब्जर्वेशन निकाल के फेंक दिए, ठीक है। देन द मीन ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज 65, है ना। मतलब कोई तो 2 ऑब्जर्वेशन होंगे, x1 x2, वो निकाल के फेंक दिए। तो जो बचा है मतलब 10 ऑब्जर्वेशन जो बचे हैं उनका मीन कितना है भाई? 65। व्हाट इज द मीन ऑफ द डिस्कार्डेड ऑब्जर्वेशन? कितना आसान है भाई, कितना आसान है। देखो भाई, 12 ऑब्जर्वेशन का मीन है 75, तो टोटल कितना होगा? समेशन ऑफ xi कितना होगा? 12 into 75, 900, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है? 2 अगर मैं निकाल के फेंक दूं, जितना बचता है ना भाई, 2 अगर मैं निकाल के फेंक दूं, जितना बचता है उसका मीन जो आता है वो आता है 65। तो 65 इंटू अगर मैं 10 कर दूं तो कितना आएगा? 650। सो सिंपल भाषा में 12 लोगों का वेट है 900, 10 लोगों का वेट है 650। सो जो 2 बंदे बचे होंगे उनका वेट कितना होगा? तो 900 माइनस 650 कितना होगा? इट विल बी 250। लेकिन वो 2 बंदों का है तो एक उसका मीन मिल रहा है, उसका मीन पूछा हुआ है, तो उनका ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। सो एक बंदे का कितना आएगा? 125 इज द राइट आंसर। अंडरस्टूड? ओके, ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If k is the one root of the equation x in bracket x plus 1 equal to 0, then what is the other root? Multiply करो यार, x square plus x plus 1, x square plus x plus 1 is equal to 0। इसके रूट अगर निकालोगे, एक बात तुम ऑब्जर्व करोगे, इसके रूट पहला रूट होता है ओमेगा, दूसरा रूट होता है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। पहला रूट होता है ओमेगा, दूसरा रूट होता है ओमेगा स्क्वायर, अगर पता नहीं होगा तो,
ठीक है। अदरवाइज इसको डाल के देखो, तुम वैल्यूज डाल के देखो, एबीसी की वैल्यू डाल के देखो, फर्स्ट रूट इज ओमेगा, सेकंड इज ओमेगा स्क्वायर। सो पहला अगर k है, मतलब पहला अगर k है तो दूसरा क्या होगा भाई k स्क्वायर। इतना आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल है, ठीक है। ऑल राइट, ये सही है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 69 कैसे करें? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज कंप्यूटेड एज 10। सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन बोला, कितने ऑब्जर्वेशन बोला नहीं है, ठीक है। सो बेसिकली मैं दो ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं, कोई तो दो ऑब्जर्वेशन का जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 10 है। कितना दिया हुआ है? ज्योमेट्रिक मीन है 10 दिया है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑब्टेन्ड विद ईच ऑब्जर्वेशन xi इज रिप्लेस्ड बाय 3xi⁴। कोई भी ऑब्जर्वेशन को अगर पावर 4 करो, है ना, मतलब 4 बार मल्टीप्लाई करो और उसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करो तो जो नंबर्स मिलेंगे उनका ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। जस्ट पे योर अटेंशन एंड यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो ज्योमेट्रिक मीन कितना आया? 10। अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने ये सोचा भाई कि मुझे कोई तो दो ऐसे नंबर लेने जिसका ज्योमेट्रिक मीन 10 आता है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है यार, ज्योमेट्रिक मीन मतलब क्या होता है? अंडर रूट ऑफ उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो रूट के बाद 10 आना चाहिए, मतलब रूट के अंदर 100 आना चाहिए, मतलब 5 × 20। समझा? तुम और भी, तुम 10 × 10 भी ले सकते हो, ठीक है, या फिर और कुछ ले सकते हो। मैंने 5 × 20 लिखा। सो इसका जो 5 और 20 का ज्योमेट्रिक मीन नहीं आता है। अब वो क्या बोल रहा है, 5 को रिप्लेस कैसे करना है? पहले 5 को 5⁴ कितना आएगा? 5 × 5 25, 625। सो न्यू ज्योमेट्रिक मीन निकालेंगे। सो 5 को 5⁴ से रिप्लेस करो, मतलब 625 इनटू, उससे भी नहीं, इनटू 3 भी करना है, इनटू 3 भी करना है, चलेगा। ये तो कर दिया मैंने, ये तो क्या 5 का, एंड 20 का भी सेम करना पड़ेगा। 20⁴ तो सिंपल सी बात है यार, 20⁴ इनटू उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा? सिंपल सी बात है यार, देखो 3 × 3 आंसर क्या आएगा रे बाहर? 3। 625 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 25, एंड 20⁴ का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 20 का स्क्वायर। सो 20 का स्क्वायर आता है 400, 400 × 0 0 100। सो 10,000 × 3 30,000। सो 30,000 इज द राइट आंसर। समझा? दिमाग लगाओ, आंसर आएगा। अदरवाइज अगर ये लॉजिक छोड़ के अगर और कुछ अप्लाई करते ना, जिंदगी चल जाती, लेकिन आंसर नहीं आता। ओके, चलिए, चलो ये हो गया 69 और अब सॉल्व करते 70। इतना नहीं है, कम ऑन। ओके, चलो। सो 70, if probability of A and B is 5/6, A intersection B is 1/3, probability of A complement दे के रखा है, क्या निकालना क्या है फिर? खत्म हो गया, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, राइट। सो probability of A and B दिया है, we know the formula, मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं एक बार यहाँ पे। probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, सब कुछ दे के रखा है। probability of A union B is, इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 5/6 is equal to probability of A कौन है भाई? probability of A complement 1/2 है, मतलब A ना होने की probability आधी है, तो होने की probability क्या होगी? आधी, राइट। सो probability of A is 1/2, probability of B निकालना है भाई, राइट। probability of A intersection B क्या होगा? 1/3, ठीक है। सॉल्व करो इसको, 5/6 1/2 minus 1/3, 3 - 2 1/6 plus probability of B, 1/6 प्लस इधर आके माइनस होगा, तो इट विल बी 4/6, तो probability of B will be 4/6, so 2/3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरी कितनी आई? 2/3। ये फॉर्मूला में डाल दिया मैंने और मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई 2/3। क्वेश्चन पहले क्या है? ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट। इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं? जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है, राइट, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन बी इज 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 2/3। सो 2 अगर कैंसिल कर दो तो बचता क्या है? 1/3 इक्वल टू 1/3, हेंस इंडिपेंडेंट तो है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दिस वुड बी रॉन्ग, क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर द इवेंट्स जो जिन पे सैंपल स्पेस तो एक होता है, जिन पे सैंपल स्पेस तो एक होता है, लेकिन कॉमन कुछ नहीं होता उनमें, ठीक है। उनमें कॉमन कुछ नहीं होता है, राइट। यहाँ पे कॉमन है, सो 1 ओनली, ठीक है। अंडरस्टूड? ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। सो ए एंड बी इन दोनों में सैंपल स्पेस तो सेम है भाई, लेकिन कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कॉमन दिया ही है, कॉमन की भी प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ है यहाँ पे, सो दैट इज नॉट अलाउड हियर, ठीक है। ठीक है,
द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन, 15 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड, 15 ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालना मतलब मीन निकालना है. बट लेटर इट इज फाउंड दैट for one observation the digit in the tens place was wrongly recorded as 8 instead of 3. मतलब कोई तो कई ऑब्जर्वेशंस थे तो उसमें कोई तो नंबर था, है ना, 2 डिजिट नंबर होगा क्योंकि टेंस प्लेस की बात चल रही, 2 डिजिट नंबर होगा, तो उसने क्या बोला कि वहां पे 8 लिखा गया इंस्टेड ऑफ 3. मतलब यहाँ पे कुछ 33 लिखना था तो उधर 83 लिख दिया, तो फर्क कितने का हुआ? सिंपल सी बात है ना भाई, तुम इतने टैलेंटेड तो हो ही, बताओ फिर, है ना, कि उधर टेंस प्लेस में 3 होना चाहिए था लेकिन गलती से 8 लिख दिया, है ना. यहाँ पे कुछ भी होने कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 5 लिख दो 5 लिख दो, फर्क कितने का आया? 50. स्ट्रेट अवे 50 का डिफरेंस आया, है ना. आफ्टर करेक्टिंग द ऑब्जर्वेशन द एवरेजेस, तो ऑब्जर्वेशन को करेक्ट करने के बाद एवरेज क्या आएगा, है ना, रेड्यूस बाय 1/3. तो देखो भाई पहली बात तो ये समझ लो, 8 के जगह 3 होना चाहिए था, तो पहले ही बड़ा चढ़ा के बताया था तुमने, तो एवरेज होगा कम ही होगा, तो पहले तो रेड्यूस्ड होगा, है ना, रेड्यूस बाय 50, रेड्यूस बाय 10/3 एंड इंक्रीज तो हो ही नहीं सकता. अब काफी लोग 50 मार्क कर देंगे ना भाई, ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है. 50 आंसर है इसका मतलब 50 मार्क करोगे क्या? नहीं, ये तो कितने से ज्यादा तुम्हारा समीशन ऑफ एक्स आ गया, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन का एडिशन 50 से ज्यादा है, वो तुम्हारा मीन नहीं है, वो तुम्हारा एवरेज नहीं है. एवरेज तो देखना पड़ेगा. द एवरेज ऑफ सेट ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज रिकॉर्डेड, है ना. सो लेट्स से 15 ऑब्जर्वेशन का जो, देखो 15 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, लेट्स से वो x बार लिया मैंने, क्या लिया, 15 ऑब्जर्वेशन का जो मीन लिया मैंने, वो क्या लिया है भाई, वो मैंने लिया है x बार, सॉरी क्या कर रहा हूं, ठीक है, वो ले रहा हूं मैं x बार. अब बात ये है भाई, x बार को अगर 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें टोटल सम मिलेगा, है ना, सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन, लेकिन उसमें 50 का गफला हुआ है, ठीक है. तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 50 का गफला हुआ है, मतलब अभी ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड समेशन, ठीक है, इसको ही 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, यू रियलाइज. सो इसको क्या करोगे भाई, 15 कैंसिल, x बार माइनस 50/15, इसको सॉल्व अगर किया जाएगा तो 5 से डिवाइड करोगे तो 10/3. सो x बार माइनस 10/3, तो रेडियस तो हो रहा है लेकिन किससे हो रहा है, 10/3 से. मजेदार था क्वेश्चन, ठीक है, ओके, ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Look at the question. A coin is tossed twice. If E and F denote occurrence of head on first toss and second toss respectively, what is the probability of E union F equal to? Right? So E is the probability of occurrence of head on the first toss. तो probability of E क्या होगा भाई? 1/2. ठीक है? Right? And F is the probability of getting head on second toss. So probability of F क्या होगा? Getting head on second toss, first toss second toss क्या आएगा, 1/2. Probability of E union F, E हो या F हो, है ना, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी. तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E होने के चांस और, यूनियन स्टैंड्स फॉर और. अगर आपको वर्बल इंटरप्रिटेशन पता होगा प्रोबेबिलिटीज का तो आपको रियलाइज होगा कि यूनियन स्टैंड्स फॉर और. सो E और F, E होने की या फिर F होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है. तो सिंपल सी बात है, इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ क्या, इट इज इक्वल टू 1 माइनस E भी नहीं होना चाहिए एंड F भी नहीं होना चाहिए, ठीक है. अगर वर्बल इंटरप्रिटेशन समझ नहीं रहे, मेरे पास और एक आसान तरीका है, देखो बहुत आसान है. पहले टॉस में हेड आएगा, प्रोबेबिलिटी क्या है, E का 1/2, है ना. दूसरे टॉस में हेड आएगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2. लेकिन हमें पूछा ही नहीं है, हमें पूछा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E यूनियन F, मतलब पहले टॉस में भी हेड आना चाहिए और दूसरे टॉस में भी हेड आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब कहीं ना कहीं एक बार हेड आना चाहिए. अगर मैं ये बोलूं कि हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाला और 1 में से माइनस किया तो, राइट. सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हेड, है कि नहीं, क्योंकि हमने अगर दो कॉइन टॉस किया तो हमें पता है क्या क्या आता है, हेड 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 टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, राइट. सो E और F, मतलब फर्स्ट पे हेड आना चाहिए और सेकंड पे हेड आना चाहिए, ठीक है. फर्स्ट पे हेड आया तो भी चलेगा, सेकंड पे हेड आया तो भी चलेगा, क्या नहीं चलेगा, TT नहीं चलेगा. तो मैंने क्या किया, TT का प्रोबेबिलिटी 1/4, 1 में से माइनस कर दिया, आंसर इज 1/4, है ना. इसीलिए मैं वर्बल इंटरप्रिटेशन से इस पे शिफ्ट हो गया, ठीक है. लेकिन अगर बड़ा क्वेश्चन होता ना बेटा तो तुम्हें वर्बल इंटरप्रिटेशन ही आना पड़ता, ठीक है. सो अगर इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो वर्बल इंटरप्रिटेशन समझो, ठीक है.
वन मोर थिंग, आप में काफी ऐसे लोग होंगे जिनको फॉर्मूलाज ही पता नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ लेक्चर जहां पे मैं सारी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, दिस इज द टाइम जहां मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दे रहा हूं, ठीक है। सो दैट आगे जाके जब बच्चे देखेंगे जिनको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होगा वो मेरे साथ बैठ के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन नहीं है। इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 2/3। मीन कितना है भाई? 2/3। वेरिएंस कितना है? 5/9। हमें पता है मीन क्या होता है, मीन इज NP, right, which is 2/3. Variance is NPQ, which is 5/9. What is the probability that random variable x is equal to 2? है कि नहीं? सबसे पहले तो यहां से कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। NP दिया हुआ है, व्हाट इज NP? NP is 2/3। तो अगर मैं यहाँ पे 2/3 डाल दूं तो 2/3Q is equal to 5/9। तो ये 3 उधर भेज दो, ये 2 नीचे भेज दो, तो Q का वैल्यू क्या होगा? 5/9 into 3/2। So 3 3s are so 5/6. So Q is equal to 5/6. तो P कितना होगा भाई? Q is probability of failure, तो P क्या होगा? probability of success, तो P कितना होगा भाई? 1/6, है ना। 1 में से अगर Q माइनस कर दो तो तुम्हें P मिलेगा। तो P मिल गया भाई, तो P अगर मैं 1/6 यहाँ पे डाल दूं तो 6 इधर आ जाएगा, ठीक है। 3 2s are, so n की वैल्यू आ गई 4। So n 4 है, P 1/6 है, Q 5/6 है। You're supposed to find the probability of a random variable x is equal to 2। दो बार सक्सेस का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? सो n में से दो बार सक्सेस आना चाहिए, सो p का पावर 2 आएगा और q का पावर 2 आएगा। nc2 क्या होता है भाई? n क्या है हमारा? 4 है, तो 4c2 क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू p कितना है भाई? 1/6 का पावर 2, q कितना है? 5/6 का पावर 2। सो आंसर इज 2 फैक्टोरियल, तो 4 3 2 2 6 into 5 का स्क्वायर इज 25 into 6 to the power 4। so एक 6 तो कट गया, तो 6 to the power 3, तो 25 6 6 are 36, 36 6 are 216, 25 upon 216। this is the required answer। समझ में आया भाई? थ्योरी पता होनी चाहिए, ठीक है। थ्योरी अगर पता हो तो आंसर सारे राइट आएंगे ही आएंगे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। इफ द मोड ऑफ द स्क्वायर्स 10 12 13 15 15 13 12 10 x is 15। भाई मोड क्या होता है? जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वो होता है तुम्हारा मोड। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुआ है यहाँ पे? तो 10 2 बार हुआ है, 12 2 बार हुआ है, 13 भी 2 बार हुआ है, 15 भी 2 बार हुआ है, लेकिन इसका आंसर 15 आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 15 ही होनी चाहिए। जब x की वैल्यू 15 आएगी, जब x की वैल्यू 15 आएगी तभी जाके 15 3 बार रिपीट होकर सबसे ज्यादा बार बनेगा, इसीलिए आंसर इज 15। ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता है इंडिया, भगवान जाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेरिवेटिव, मतलब हम डिफरेंशिएशन में जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ e raised to x विद रिस्पेक्ट टू x raised to e? बहुत ही आसान है भाई ये, मतलब e raised to x का डेरिवेटिव निकालो व्हिच इज e raised to x अपॉन x raised to e का डेरिवेटिव निकालो, मतलब फंक्शन रेज़ टू कांस्टेंट, तो ये आएगा e x raised to e minus 1, राइट, ठीक है। सो इसको कैसे कर सकते हो तुम? सो दिस कैन बी रिटन एज e raised to x e x raised to e अपॉन x, बराबर है कि नहीं? क्योंकि x पे पावर नहीं मतलब 1 है, ये 1 जब ऊपर जाएगा तो माइनस आएगा, राइट। सो ये ऊपर चला जाएगा, सो आंसर विल बी e raised to x into x अपॉन e x raised to e। ऐसे कोई ऑप्शन है क्या? x e raised to x, आंसर ए। अंडरस्टूड? डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, चलेगा, राइट। सो ये क्वेश्चन है, इफ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन f of x satisfies this condition, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो व्हाट इज द लिमिट? सो भाई लिमिट x टेंड्स टू माइनस, और इतने भाई का ये लिमिट निकालना है, इसका ही आंसर निकालना है, ठीक है। सो अब जब मैंने क्वेश्चन देखा है ना, ये क्वेश्चन जब मेरे पास पेपर आया था तब मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है। तब देन आई रियलाइज कि इस क्वेश्चन को मैं इस प्रकार सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व कर दिया, मुझे एक ही बात पता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, मतलब डेरिवेटिव ऊपर का भी आता है नीचे का भी आता है ना, वो डेरिवेटिव करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे एक ही बात पता है, देखो अगर मैं x इज इक्वल टू -1, अगर मैं ये -1 की जगह डालूं तो -1 का स्क्वायर 1 आता है, 1 -1 नीचे तो 0 आता है भाई। सो सिंपल सी बात है, अगर नीचे 0 आया तो आंसर -3/2 नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं नीचे भी 0 ऊपर भी 0, फिर एल हॉपिटल लगा के सॉल्व करके आंसर आ सकता है, ठीक है। सो सिंपल भाषा में जब तुमने लिमिट के थोड़े भी क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो x² -1 क्या होगा भाई? इट विल बी x -1 एंड इट विल बी x + 1। सो अगर मैं -1 यहां पे डाल दूं, अगर मैं -1 यहां पे डाल दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा 0,
ठीक है। सो कहीं ना कहीं जाके ऊपर भी x+1 होना चाहिए, क्योंकि ये x+1 और ये x+1 कैंसिल होगा, तभी जाके कुछ ना कुछ आंसर आएगा। समझ पा रहे हो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ कि x² - 1 को मैं x - 1 x+1 लिख सकता हूँ, लेकिन जब मैं x की जगह -1 डाल दूंगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 होता है ये एलिमिनेट होना चाहिए। तो अगर नीचे x+1 है तो ऊपर भी कहीं ना कहीं x+1 लगेगा। तो मैंने ऊपर का जो फंक्शन है ना मैच कर दिया, मैनेज कर लिया, राइट। सो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ऊपर कहीं ना कहीं x+1 चाहिए, ठीक है। चलो, तो मैं अभी ये f(x+1) की जगह है ना, इसको मैं x+1 के साथ मैच कर रहा हूँ। अब बात ये है कि अगर f(x+1) में अगर एक बार x+1 आ गया, f(x+1) में अगर एक बार x+1 आ गया, तो और कोई ना कोई फंक्शन तो लगेगा जो कि आंसर 3 दे रहा है। क्योंकि अगर इस x की जगह मैं -1 डाल रहा हूं तो -1 -2 तो मिल गया, तो बचा क्या 3। तो ऐसा मुझे एक फंक्शन चाहिए जो मुझे 3 दे रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, f(x+1) की जगह मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, x+1 इनटू यहां पे मैं 2 - x लिख रहा हूं। आई टेल यू व्हाई क्यों 2 - x लिखा, तो जब मैं x की जगह -1 डालूंगा ना भाई, सो 2 - -1 इज 3, जो कि मुझे यहां पे मिला है, जो कि मुझे यहां पे मिला है 3। और -2 तो मैंने बोला कि -2 मुझे यहां से मिला हुआ है। अंडरस्टूड, राइट। सो मैं सर बेसिकली मैंने क्या किया, आई एक्सप्लेन इट टू यू, डोंट वरी। बेसिकली मैंने क्या किया, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूं वापस से, x - 1 x+1। इस फंक्शन को मैंने, इस पूरे एंटिटी को मैंने f(x+1) को मैंने इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। x+1 इनटू 2 - x। क्यों लिखा सर, क्योंकि ये फंक्शन अपन ये फंक्शन में अगर -1 डालोगे तो ये आंसर मिलेगा। अब ये मैंने दिमाग खुद का लगाया हुआ है, ठीक है। अगर वहां पे चमक गया तो चमक गया, नहीं चमका तो क्या कर सकते हैं, राइट। सो उस हिसाब से अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2x + 2 - x² - x। इसको अगर सॉल्व करूं तो आएगा -x² + x + 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, f(x+1) चाहिए, तो मैं 2 को कैसे लिखूंगा, -x² + x + 1 राइट। सो इसको मैं लिख सकता हूं मेरा f(x), ये हो गया मेरा f(x) और ये हो गया मेरा +1, जो कि हमारा न्यूमरेटर है। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा मैंने आधा तेरा दिमाग लगाया हुआ है, ठीक है, बट ऐसी ही चीजें होती है, क्योंकि इवेंचुअली एज फार एज दिस फंक्शन इज सैटिस्फाइंग दिस कंडीशंस, डजंट रियली मैटर, नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम यूटिलाइजिंग इट, ठीक है। सो f(x+1) मैंने यहां पे डाल दिया। सो मेरा f(x+1) क्या हुआ, ये हमें निकालना क्या है, लिमिट x tends to -1 f(x) is equal to, है ना। सो माइनस, इसके जगह माइनस डाल दो, तो -(x²) -(-1) का स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है भाई, -1 प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 और ये माइनस है, तो -1 -1 प्लस 1, 1 प्लस 1 गया, बचा क्या भाई, -1। सो द आंसर इज -1। समझ में आया, मजेदार था या नहीं था, ठीक है। या फिर एक आसान तरीका भी है जो मुझे मैंने पहले बताना चाहिए था एक्चुअली, क्योंकि वो थोड़ा आसान लगा है। सिंपल सी बात है, देखो लिमिट x टेंड्स टू -1, नीचे अगर मैं -1 इसकी जगह डाल दूं तो आंसर विल बी 0, क्या आंसर आएगा 0। अगर मेरे भाई नीचे वाला 0 है तो ऊपर वाला 0 होना चाहिए, नीचे वाला 0 है तो ऊपर वाला 0 होना चाहिए ना, राइट। सो लिमिट, देखो भाई, लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x+1) इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, बराबर है या नहीं है। अगर ये +1 में राइट हैंड साइड में लेके जाऊं तो बचता क्या है, लिमिट x टेंड्स टू -1 f(x) इज इक्वल टू -1। सिंपल सी बात है, इट इज एज सिंपल एज दैट, है कि नहीं। सो भाई दोनों तरीके से आंसर तो -1 ही आना है, जैसे दिमाग लगाना वैसे दिमाग लगाओ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिमाग लगाना इज इंपॉर्टेंट, काफी बार गलत भी हुआ तो भी चलेगा, दिमाग लगाओ, है ना। 100% का कट ऑफ आता है इंडिया का, दिमाग लगाया करो बस। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू, ये मुझे बहुत आसान लगता है। फंक्शन कंटीन्यूअस है ना, फंक्शन कंटीन्यूअस मतलब क्या करोगे, 1 यहां पे डालो या 1 यहां पे डालो, उस दोनों का आंसर 5 आना चाहिए। सो 1 यहां पे डालोगे तो a + b का आंसर 5 आना चाहिए, 1 यहां पे डालोगे तो b - a का आंसर 5 आना चाहिए। सिंपल सी बात है यार, दोनों को ऐड कर दो, क्या होगा, a - a गया, b + b, 2b = 10, b = 5। सो भाई मेरे अगर b की वैल्यू 5 होगी तो a की वैल्यू 0 ही होगी। पूछा क्या है, a + b, so 0 + 5, so answer is 5. A is the right answer. समझ में आया, राइट। देखो यार यहाँ पे समझाने के इतना टाइम लग रहा है, तूने तो वहां पे बहुत फास्ट सॉल्व होनी चाहिए। 78 हो गया, we go for 79. ओके 79। सो क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, f(x) फंक्शन क्या है भाई, sin x का फंक्शन है,
फंक्शन इंक्रीजेस इन द इंटरवल ऑफ 0 to पाई, 0 ये हो गया पाई, ठीक है। साइन इंक्रीज क्या होता है, पहले क्वाड्रेंट में साइन इंक्रीज होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन डिक्रीज होता है, क्योंकि 0 to 1 जाता है, 1 to 0 आता है, बराबर है या नहीं है। सो 0 to पाई के अंदर तो इंक्रीज नहीं होगा, रॉन्ग। एफ ऑफ एक्स डिक्रीज इन द इंटरवल 5 पाई बाय 2 टू 3 पाई। 5 पाई बाय 2 मतलब कितना होगा, देखो 0 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 4 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2, दिस इज 5 पाई बाय 2, ठीक है। और 3 पाई क्या होता है, ये 0 पाई 2 पाई और ये 3 पाई होता है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं भाई। 5 पाई बाय 2 और 3 पाई के बीच में डिक्रीज होता है, बोल रहा है ना। सो यहाँ पे डिक्रीज होता है क्या, यस यहाँ पे डिक्रीज होता है। समझ में आया, साइन पहले फंक्शन में इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर और डिक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होता है। 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई, इंक्रीज, सेकंड में डिक्रीज, थर्ड में डिक्रीज, फोर्थ में इंक्रीज। y is equal to f of x equal to sin x. Understood? So पहला राउंड, दूसरा राइट, करेक्ट निकालना है 2 ओनली। ओके, सो ये होगा 79। लेट्स सॉल्व 80। 80 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, व्हाट इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन 3 to x। डोमेन का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में डोमेन मतलब ऐसी वैल्यू जो हम उसमें डाल पाए, ठीक है। मैं मेरे क्लासेस के स्टूडेंट्स को हमेशा बताता हूं f of x is equal to 3 to x। भाई x की जगह दीपिका पादुकोण लिख पाऊंगा मैं, लिख दूं 3 to दीपिका पादुकोण, कुछ मतलब बनेगा उसका, मतलब नहीं बनेगा ना, वही। सो डोमेन मतलब ऐसी वैल्यू जो हम डाल पाए वहां पे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, 3 के पावर में तुम कुछ भी डाल सकते हो। तुम 3 के पावर में अगर -17 डालोगे तो जिसके अंदर इतना है 1/3 to 17 जो कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 के पावर में अगर 17 भी डालोगे तो भी चलेगा, 3 के पावर में अगर 0 भी डालेंगे तो भी चलेगा भाई। 3 to 0 is 1, सो अलाउड तो है, कोई भी नंबर अलाउड है। तो आंसर इज ए, एनीथिंग, यू कैन पुट एनीथिंग इन द पावर ऑफ 3, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके, ऑलराइट। सो डोमेन ऑफ 3 to x is, डोमेन ऑफ 3 to x is -infinity to infinity। ठीक है, चले। तो क्वेश्चन इज इफ द जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, ये इसका जनरल इक्वेशन है। तो पूछा है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। कोई भी इक्वेशन को डेरिवेट करो, तुम्हें मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो इसको तुम्हें डेरिवेट करना पड़ेगा। तो कितने बार डेरिवेट करोगे, सिंपल सी बात है भाई, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट सिर्फ एक है विच इज सी। कितने बार रिपीट हुआ डजंट रियली मैटर, ठीक है। एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है विच इज सी। तो जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डेरिवेट करना पड़ता है, तो एक ही बार डेरिवेट करना पड़ेगा, hence order will be 1 only. Understood? You will have to derivate it only once. Understood? All right. ये हो गया 81. Let's go for 82. What is the degree of the following differential equation? सबसे पसंदीदा क्वेश्चन एनडीए का कि डिग्री। सिंपल सी बात है यार, यहाँ पे रूट नहीं चलता, तो वी हैव टू स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये रूट हट जाएगा। अब ये हो गया x square is equal to 1 plus d2y by dx square। सो भाई का ऑर्डर हो गया 2 और भाई का डिग्री हो गया 1। सो डिग्री विल बी 1। एनडीए का फेवरेट क्वेश्चन, आना ही आना है भाई, डिग्री एंड ऑर्डर आना ही आना है, ठीक है। ओके, which of the following differential equation has the general solution y equal to a e raised to x plus b e raised to minus x। मतलब इसमें के कौन से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है, कुछ नहीं भाई, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो, नीचे देखो कौन सा है, ठीक है। सो y e raised to x b e raised to minus x, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बोला, जितने आर्बिट्री कांस्टेंट उतने बार डेराइव करना है। सो dy by dx is equal to a e raised to x plus डेरिवेट किया है, तो a लिखा, e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x plus b e raised to minus x का डेरिवेटिव -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ पे आएगा माइनस, राइट। अब ये हटाएगा नहीं, तो वापस से एक बार डेरिवेट करो, तो d2y by dx स्क्वायर, तो वापस से डेरिवेट किया मैंने, तो a e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x माइनस b e raised to minus x का डेरिवेटिव e raised to minus x into -1, तो माइनस प्लस हो गया। लेकिन भाई ये है क्या, यही तो हमारा y है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ y। सो d2y upon dx square minus y is equal to 0, right? So this is the required answer। ऑप्शन है कोई ऐसा, d2y by dx square minus y equal to 0, यही आंसर है, ठीक है। ओके, ऑलराइट, चलो भाई चलो, 83 हो गया, 84 थोड़ा बाकी है अभी, पेलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन।
नीचे का जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसका सॉल्यूशन क्या होगा, बहुत आसान है भाई, टेंशन ना लो। देखो ये प्लस y है, उधर जाके क्या होगा माइनस y, ठीक है, ये log है, log के बेस में कुछ नहीं मतलब e होता है, चलेगा, राइट। सो log dy by dx to the base e is equal to, ये y इधर भेज दिया तो इट इज x minus y, ये e उधर चला जाएगा, भाई को सर पे उठा देगा, प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। सो dy by dx is equal to e raised to x minus y, e raised to x minus y, ठीक है। सो इसको तुम कैसे कर सकते हो, e raised to x minus y है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अपॉन e raised to y। कुछ समझा, समझा ना, ये माइनस y था उसको मैं नीचे लेके आया, क्योंकि अगर ये नीचे है तो ये ऊपर जाके माइनस y होने वाला है, राइट। सो ये भाई इधर भेज दो, ये भाई उधर भेज दो, सो e raised to y dy is equal to e raised to x dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, e raised to y का इंटीग्रेशन e raised to y is equal to e raised to x का इंटीग्रेशन e raised to x plus c, ठीक है, राइट। सो इधर इट कैन बी e raised to x minus e raised to y is equal to c। तुम बोलोगे सर c इधर आएगा तो प्लस माइनस c हो जाएगा, चलता है, इस माइनस c को मैं दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्लस c लिख देता हूं, अदरवाइज तो मिलेगा भी नहीं। e raised to y minus e raised to x is equal to c भी राइट होता, लेकिन वो ऑप्शन है ही, दैट इज द ओनली रीजन, ठीक है। नेक्स्ट 84 देन 85, ओके चलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2 log x log of x square, देखो भाई ये 2 सर पे चला जाएगा, सो इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ e raised to log of x square plus log of x square। log का प्रॉपर्टी हमने देखा है यही लेक्चर में, log m plus log n is log of mn, राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to log of x raised to 4, log के बेस में कुछ नहीं मतलब e होता है, जब e raised to log of x raised to 4, ये e और ये e जब मैच हो जाता है कैंसिल हो जाता है, बचा क्या भाई इंटीग्रेशन ऑफ x raised to 4, आंसर वुड बी x raised to 5 by 5 plus c, obviously x raised to 5 by 5 plus c, this is the right answer। आसान है भाई, फास्ट हो रहा है, डोंट वरी, फास्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, कंसीडरिंग द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एन, ओके भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैट का क्वेश्चन है, स्टैट का क्वेश्चन है, क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर सेट ऑफ n नेचुरल नंबर, n नंबर्स है ना, सेट ऑफ n नंबर्स। सो अगर n नंबर दिए हैं तो अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन को कंसीडर करो बोल रहा है, क्यों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ऑल द डेटा, which one of the following uses all the data, तो दोनों भी यूज करते हैं भाई। विदाउट पूरा डेटा ना तुम अरिथमेटिक मीन निकाल सकते हो, विदाउट पूरा डेटा ना तुम ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। उधर अगर वो थर्ड करके हार्मोनिक मीन भी डालता ना, मैं सेम चीज बोलता, है ना, राइट। सो सेंट्रल टेंडेंसी अगर निकालना है, कोई भी ऑब्जर्वेशंस की अगर सेंट्रल टेंडेंसी निकालना है, यू विल हैव टू यूटिलाइज ऑल द ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, राइट। सो which of the above uses all the data, both of them uses all the data, understood? Okay, next, देखो भाई सेट्स का क्वेश्चन ही है, नंबर ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट्स वर्किंग इन द कंपनी आर 30 70 50 respectively if the figures are represented by pie chart, पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करना है, देन व्हाट इज द एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू साइज ग्रेजुएट। कितना ही आसान क्वेश्चन है भाई। पहली बात तो टोटल ग्रेजुएट्स कितने हैं भाई, 30 + 70 100 + 50 150, टोटल ग्रेजुएट्स है 150, उसमें के साइंस ग्रेजुएट्स कितने हैं, साइंस ग्रेजुएट्स कितने हैं 30, ठीक है, 150 में से 30 ग्रेजुएट जो है वो साइंस के हैं, ठीक है, तो उन्हें अगर मुझे पाई चार्ट में डालना है तो उसको कितना एंगल मिलेगा भाई, तो सिंपल सी बात है यार, 150 में से 30 साइंस के है तो 360 में से कितना मिलना चाहिए, कितना आसान है, 15 2 जा 36 2 जा 72 डिग्री, आसान था भाई, कितना ही आसान था। ओके, ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही क्वेश्चन था एक्चुअली, पाई चार्ट। दिस क्वेश्चन वाज 87, देन द क्वेश्चन इज 88। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, for the histogram based on a frequency distribution with unequal class intervals, the frequency of a class should be proportional to, अरे भाई this is the area of rectangle, है ना, क्योंकि बार जो होता है वो हाइट से मैटर करता है, बार जो होता है वो हाइट से मैटर करता है, हिस्टोग्राम में तुझे एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, एरिया विल डिफाइन कि डेटा कितना बड़ा है, ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ओके, the coefficient of a correlation is independent of, coefficient of correlation is independent of both scale and change of origin,
फर्क नहीं पड़ता, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को फर्क नहीं पड़ता, है ना, कोरिलेट करने के लिए क्या हो रहा है, चेंज ऑफ स्केल या चेंज ऑफ पोजीशन है, फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ क्या दिया है ये 198 पॉट्स पीस पर पी पॉड, भगवान जाने क्या आता है ये, नंबर ऑफ पीस पर पी पॉड, किसी को पता होगा भाई ये पी पॉड क्या होता है तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना एक बार क्या मतलब है उसका, भगवान जाने, लेकिन हमारे पास दिमाग है तो हमें वही निकालना है। व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन मतलब बीच वाला इंसान, एक बात समझ लो, मीडियन मतलब बीच वाला इंसान, सीधा असेंडिंग ऑर्डर में खड़ा कर दो जो बीच में आएगा वो, लेकिन वो इंडिविजुअल सीरीज के लिए होता है, ये है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करोगे, कुछ मत करो भाई 1 2 3 4 5 है ना, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना, सो ये 4 आ गया, ये हो गया 37, ये आ गया 113, उसके बाद टोटल कितना है भाई 198 पॉट्स है, तो इसका सेंटर कहां पे आएगा, 198 पॉट का सेंटर कहां पे आएगा, डिवाइड बाय 2 करो, पे इसका सेंटर आने वाला है। सो अगर अरेंज करोगे तो 99 पे जो बंदा आएगा वो चलेगा। सो देखो भाई 1 4 तक आ रहा है, उसके बाद 2 कब तक आ रहा है 33 7 तक आ रहा है, उसका 3 कब तक आ रहा है 113 तक। सो 98 पोजीशन पे कौन होगा 3, तो मीडियन कितना हुआ भाई 3, समझा, सिंपल बात है या नहीं है। मीडियन मतलब सेंटर वाला इंसान, इन सबको मतलब 1 को 4 बार खड़ा किया, 2 को 33 बार खड़ा किया, 3 को 113 बार मतलब 76 टाइम्स खड़ा कर दिया, सारे ऑब्जर्वेशन में जो सेंटर में आएगा, तो सेंटर में टोटल ऑब्जर्वेशन है 198, सेंटर वाला 99 ऑब्जर्वेशन, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, सेंटर वाला आएगा 3, है ना, अंडरस्टूड, ओके। क्या फास्ट कर रहे हैं सारे लोग, चलो 91st लिमिट एक्सटेंड्स टू a, अगर मैं इधर a डाल दूं, सिंपल सी बात है यार, अगर a डाल दूं तो 0/0 आ रहा है, तो क्या यूज करोगे, एल ऑर्बिटल यूज करोगे, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, एल ऑर्बिटल यूज करो स्ट्रेट अवे। सो a रेज़ टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेज़ टू x log a माइनस a x a माइनस 1 अपॉन x रेज़ टू a का डेरिवेटिव a x a माइनस 1, a रेज़ टू a इज कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू -1। अब अगर मैं x की वैल्यू a डाल दूं तो ये साइंस का आना चाहिए, अगर मैं x की वैल्यू अगर a डाल दूं तो a रेज़ टू a माइनस 1 इनटू a रेज़ टू a, समझा ना, a रेज़ टू a -1 था प्लस ये a का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो -1 + 1 a रेज़ टू a, यहां पे अगर मैं डाल दूं तो ये हो जाएगा a रेज़ टू a log a, और ये क्या हो जाएगा a रेज़ टू a -1 इनटू 1, सो ये भी हो जाएगा a रेज़ टू a। तो a रेज़ टू a हर जगह से कॉमन निकलने वाला है, ऊपर से a रेज़ टू a कॉमन निकला तो क्या बचा भाई log a -1 बचा अपॉन a रेज़ टू a इज इक्वल टू -1। अब देखो भाई ये -1 उधर जाके क्या होगा भाई +1, तो -1 + 1 0, तो log a का वैल्यू आ रहा है 0, log a का वैल्यू आ रहा है 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, log 1 हमेशा 0 होता है, सो आंसर इज सी, द आंसर इज सी। थोड़ा दिमाग लगाओ अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट यही होता है कि कितना तुम तेज दिमाग लगा रहे हो, कितना फास्ट कर रहे हो, अंडरस्टूड, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लास्ट एग्जांपल में भी कुछ अलग था क्या, ठीक है, लास्ट एग्जांपल में भी कुछ अलग नहीं था। सो बेसिकली तुमने ऊपर का डेरिवेटिव निकाला, नीचे का डेरिवेटिव निकाला, -1 के साथ इक्वेट किया, यू गॉट योर आंसर, बराबर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रल कैलकुलस का। अब यहां पे यस दिस इज ऑफ अ डेफिनेट इंटीग्रेशन डी आई, दिस इज अ डेफिनेट इंटीग्रेशन डी आई। इसको अब क्या कर सकते हैं हम, ओके, सो यहां पे एक डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगेगी, अगर तुम्हें पता होगा तो बेस्ट है। इंटीग्रेशन a to b f of x dx can be written as इंटीग्रेशन a to b f of a plus b minus x dx। सो यहां पे a है 0, b है ये, तो अगर मैं इसको i नाम दे दूं, इसको i नाम दे दूं, इसको प्रॉपर्टी अप्लाई कर दूं, तो वापस से i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 0 to a, लेकिन f of a minus x की जगह कौन आएगा, x की जगह कौन आएगा, ये लिमिट प्लस ये लिमिट माइनस x, सो 0 प्लस a मतलब a माइनस x, ये आएगा अपॉन f of x की जगह कौन आएगा a माइनस x प्लस
x की जगह कौन आएगा a माइनस एक्स। इसको अगर सॉल्व करोगे मेरे भाई तो a माइनस ए गया, क्या बचा f ऑफ माइनस एक्स। सो 0 टू a f ऑफ माइनस एक्स बचा, नहीं माइनस नहीं, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया तो ये प्लस एक्स बचा अपॉन f ऑफ a माइनस एक्स एंड a माइनस ए गया तो f प्लस f ऑफ x। ये भी मेरा I है ना। ये मेरा इक्वेशन सेकंड है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है। तो दोनों का ऐड कर दूं मैं, देखो I प्लस I क्या आ जाएगा, I प्लस I क्या आ जाएगा 2i, I प्लस I क्या आ जाएगा 2i। सो 0 टू a, फर्स्ट में क्या है भाई f ऑफ a माइनस x, इसका न्यूमरेटर क्या है भाई f ऑफ x, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, f ऑफ x, f ऑफ a माइनस x, f ऑफ x, f ऑफ a माइनस x। अरे भाई क्या हुआ, यहां पे ये और ये तो सेम ही है, आंसर आया 1, राइट। सो 0 टू a 1 dx, 1 का इंटीग्रेशन इज x, 0 टू 1, 1 डाल दो यहाँ पे, आंसर इज 1, सॉरी 1 नहीं है यहाँ पे a है, a सो आंसर इज a है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन में a है। दिस इज द सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर आर डी शर्मा रिफर करते होंगे आप लोग एनडीए के लिए, थर्ड या फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये है, वो प्रॉपर्टी स्टेटेड लगती है यहाँ पे, ओके ऑलराइट। नाइन्टी-फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करते भाई। सो 94 इज व्हाट इज लिमिट x टेंड्स टू -1 x क्यूब प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। पहले तो सीधा वैल्यू डाल के देखो। सो -1 प्लस 1 ये तो 0 हो रहा है, +1 -3 प्लस 2 ये भी 0 हो रहा है। तो क्या करोगे भाई, 0/0 फॉर्म है, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। जब भी इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है तुम क्या करते हो, तुम लगाते हो एल हॉपिटल रूल, सीधा डिफरेंशिएट करो। सो लिमिट x टेंड्स टू -1, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 2x होल अपॉन 2x प्लस 3। अब वैल्यू डाल के देखो, -3 सॉरी ये -1 का स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, सो 3 -2 अपॉन 2 into -1 -2 प्लस 3, 3 -2 3 -2। पता नहीं इंडियन ने क्यों इतने सिंपल क्वेश्चन दिए, बट इट्स टोटली ओके। चलो प्रॉब्लम क्या होता है, तुम बोलोगे सर आपको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा पेपर था, हमें भी अच्छा पेपर गया। भाई तुम्हें भी ना 8 लाख लोग देते हैं हर साल एनडीए, राइट, उन सब लोगों को ये पेपर सिंपल लगा हुआ, ठीक है, राइट। सो कट ऑफ वैसे ही बढ़ेगी अगर तुमने बहुत सिंसियरली पढ़ाई किया हुआ है। मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूँ एक बात, ठीक है, इफ यू हैव स्टडीड सिंसियरली, अगर तुमने सिंसियरली पढ़ाई किया है ना भाई, कभी एक्सपेक्ट मत करना सिंपल पेपर आए। थोड़ा दिमाग ज्यादा लगाना की जरूरत पड़ी तो चलेगा। 2016 2015 2017 आसान पेपर नहीं हुआ करते थे, कट ऑफ निकलता था 75 पे इंडिविजुअल कट ऑफ, 275 पे तो ओवरऑल कट ऑफ लगता था। लास्ट टाइम में कट ऑफ था 350, इस वक्त कट ऑफ मैं नहीं चाहता लेकिन 370 380 तक भी जा सकता है, डिपेंड्स कि कितने लोगों ने अटेंड किया है पेपर। अगेन आई विल रिपीट, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने पेपर अटेंड किया है, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल कम टू नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95, चलो क्वेश्चन नंबर 95 क्या बोलता है भाई क्वेश्चन, 0 to a f of x plus f of minus x dx is minus a to a g of x dx। प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंशियल सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन लगेगा। तो एक काम करते हैं भाई, इसको सॉल्व करते हैं अलग से, इसको सॉल्व करते हैं अलग से, ठीक है। उस पे हमें g, क्योंकि g of x की वैल्यू निकालनी है हमें, अगर g of x की वैल्यू निकालनी है तो उसको अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो भाई मैं क्या कर रहा हूं, अच्छे से देख लेना, चलेगा एवरीवन। मुझे और जगह लगेगा, मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं उस भाई को, क्योंकि क्वेश्चन है ना बहुत हार्ड होने वाला है। हार्ड मतलब ठीक ही है वैसे, इतना भी नहीं है, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, अपने आप आंसर ही आ जाएगा। ओके, सो क्या बोलता है भाई क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, 0 to a f of x plus f of minus x is minus a to a g of x। तो मैं ये राइट हैंड साइड लेता हूं, राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं क्योंकि हमें g of x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और देखते हैं राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आती है क्या। सो इवेंचुअली क्या करना पड़ेगा, minus a to a g of x dx। कैसे लिख सकता हूं मैं इसको, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 फ्रॉम आर डी शर्मा, अगर नहीं पता होगा तो देख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरवल बोला जाता है इसको। माइनस ए से मुझे ए पे जाना है, तो उससे मैं क्या करता हूं, पहले माइनस ए से 0 चला जाता हूं g of x, प्लस 0 से मैं a चला जाता हूं g of x dx, dx मत भूलना, ठीक है। अब भाई बात ये है ना, 0 to a g of x, 0 to a f of x, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, है ना, राइट। सो 0 to a g of x को मिलेगा। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो मैं ब्लू पेन से थोड़ा सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, बेसिकली मैं सॉल्व कैसे कर रहा हूं इसको मैं सब्स्टिट्यूशन कर रहा हूं।
what substitution I am doing here? The substitution is t is equal to minus x. If t is equal to minus x, dt is equal to minus dx. dt is equal to minus dx. लेकिन भाई जब x की वैल्यू माइनस a होगी, जब x की वैल्यू माइनस a होगी तो माइनस माइनस a, t की वैल्यू क्या होगी? a, राइट? t की वैल्यू क्या होगी? a. When x is equal to minus a, t is equal to a. Substitution. And when x is equal to 0, x की वैल्यू 0 होगी तो t भी क्या हो जाएगा? t will be 0. So लिमिट जब माइनस a to a था, t का लिमिट कहां से कहां पे जाएगा? a से लेके 0 तक. a से लेके 0 तक g of x and minus dx plus 0 to a g of x dx. अब भाई बात देख लो भाई, यहाँ पे a to 0 और ये माइनस है. अगर ये माइनस साइन में है, कभी भी डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर माइनस साइन लगाओगे ना तो उसके लिमिट सीधे उल्टे हो जाते हैं. सो ये माइनस को मैं खाके प्लस कर देता हूँ और ये लिमिट 0 to a कर देता हूँ. क्या कर देता हूँ भाई? 0 to a. सो क्या बच गया? सो ये पूरा मसाला एट द एंड क्या आया? यहाँ पे लिखता हूँ मैं अच्छे से. इसको सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आया? 0 to a g of x, वेट, हाँ, t की जगह क्या डाला था? माइनस एक्स डाला था. तो x की जगह क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, t की जगह माइनस एक्स डाला था तो माइनस एक्स, x की जगह क्या डालना पड़ेगा? माइनस t. तो यहाँ पे माइनस t डाल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो x नहीं डाल सकता हूँ मैं अभी क्योंकि t में कन्वर्ट कर दिया ना. तो ये माइनस t dt प्लस 0 to a g of x dx. भाई डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल. ये t की जगह तुम u लिखो, v लिखो, z लिखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, राइट? सो मैं क्या कर रहा हूं, ये t की जगह सीधा x लिख रहा हूं, राइट? सो अगर ऑब्जर्व करोगे ना तो यहां पे भी क्या है? 0 to a, पहले फंक्शन ऑफ x है, उसके बाद फंक्शन ऑफ माइनस x है, राइट? यहां पे भी वही है, लिमिट तो वही है 0 to a. तो यहां पे भी फंक्शन ऑफ x है और यहां पे फंक्शन ऑफ माइनस x है. इसका मतलब क्या हुआ? gx is equal to f of x. इसका मतलब क्या हुआ भाई? gx is equal to f of x. gx is equal to f of x. Understood? I hope समझ पा रहे हो, ठीक है? चलो we'll move towards the end now. चलो सो सॉल्व करते भाई. क्वेश्चन नंबर 96 आसान है, वन ऑफ माय फेवरेट एरिया अंडर द कर्व्स का क्वेश्चन है ये. सो क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू, ये फंक्शन देके रखा है और सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चंस में कर्व ट्रेस करना पड़ता है, राइट? इट हैज टू बी बाउंडेड बाय x एक्सिस एंड y की वैल्यू हैज टू बी ग्रेटर देन 0. सो पहले यार इसको ये करते, ट्रेस करते कर्व. जब x की वैल्यू 0 होगी तो 16 माइनस 0 कितना होता है? 16. सो अंडर रूट ऑफ 16 इज 4. सो जब x 0 होगा y 4 होगा. व्हेन x इज 0 y इज 4. व्हेन y इज 0 तब क्या होगा? अगर y 0 है तो स्क्वायर हटा दो, x स्क्वायर उधर जाएगा, x की वैल्यू 4 हो जाएगी. सो जब y 0 होगा x 4 हो जाएगा. तो मिल गया भाई. कर्व ट्रेस करना चालू कर दो. 0,4 एंड 4,0 मतलब कर्व ऐसे कुछ तो होगा, पता नहीं कैसे होगा, कैसे हो सकता है, उसका फर्क नहीं पड़ता, हमें बस लिमिट से मतलब है, ठीक है? राइट? सो y के ऊपर होना चाहिए तो y की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब ऐसे, और x एक्सिस से बाउंडेड होना चाहिए, मतलब यहां तक, ये एरिया में निकालना है, ठीक है? तो मैं वर्टिकल का स्ट्रिप ले रहा हूं. अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूं तो लिमिट कहां से कहां जा रहे हैं? 0 से लेके 4 तक जा रहे हैं. समझ पा रहे हो? सो इंटीग्रल, हमारा इंटीग्रल क्या बनेगा? 0 से लेके 4 अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, क्योंकि x की वैल्यू 0 से लेके 4 तक जा रही है, ठीक है? उसको वापस से सॉल्व करते हैं. क्या बोला मैंने? इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 से लेके 4 तक अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx. भाई देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन का, व्हिच इज इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, वेयर a इज, मतलब a स्क्वायर 16 है, मतलब a इज 4, जहां पे a 4 है. तो फॉर्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का? इट इज x by 2 x by 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2 sin इनवर्स ऑफ x by a. स्पेशल इंटीग्रल्स का फॉर्मूला है, ठीक है? कुछ नहीं भाई, सेम वैल्यूज इधर डाल दो, क्या होगा, है ना? बस लिमिट बाहर रख देना. अंडर रूट ऑफ a यहाँ पे 4 है, सो x by 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर मतलब 16 माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर by 2, a कितना है? 4 है, सो 16 by 2 साइन इनवर्स ऑफ x by 4, 0 से लेके 4 तक. भाई 0 अगर मैं डालूंगा तो साइन इनवर्स ऑफ 0 इज 0 एंड 0 डालूंगा तो ये भी 0 हो गया, तो 0 डालने की जरूरत नहीं, 4 डाल के देखते हैं. सो अगर मैं x का 4 डाल दूं तो 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 16 0, तो ये 0 क्या बच गया? ये 4 यहां पे डाल के देखो, 2 8 जा, तो ये 8 आ गया. साइन इनवर्स ऑफ x कितना है भाई? 4 by 4. साइन आंसर इज 1. साइन इनवर्स ऑफ 1 इज 5 by 2. बचा कौन बाहर? 8.
आंसर इज 4 पाई। बहुत आसान है, एकदम फास्ट और बहुत पहले आ जाना चाहिए था आंसर तुम्हारा, समझ पा रहे हो? ओके, बहुत आसान है, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 96। अब चलते भाई 97, अलग ही टच है भाई इंटरेक्टिव पैनल का, चलेगा। द कर्व, ये कर्व देख रखा हुआ है मसालेदार, है कि नहीं? हैज द मैक्सिमम स्लोप एट, इसका स्लोप मैक्सिमम कहां पे होगा? हमें एक ही बात पता है, स्लोप मतलब कोई भी कर्व का स्लोप निकालना मतलब उसका डिफरेंशिएशन निकालना। सो निकालो भाई dy by dx, निकालो dy by dx। आंसर क्या आएगा? -3x² + 6x + 2। ठीक है, इसका स्लोप मैक्सिमम कहां पे है? तो सिंपल सी बात है यार, अगर मैं 0 डालूंगा तो स्लोप आएगा 2, स्लोप आएगा 2। अगर मैं 1 डालूंगा, अगर 1 डाल रहा हूं तो आंसर क्या आ रहा है? -3 + 6 + 2, 6 और 2 8, 8 माइनस स्लोप आएगा 5। अगर मैं 2 डालूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 -12 प्लस 6 2 +12 + 2, सो आता है 2। अगर मैं -1 डालूं, -1 डाल के देखो जरा क्या आएगा। सो -1 का स्क्वायर इज 1, सो -3 -6 + 2, ये तो निगेटिव ही चाह रहा है स्लोप, है ना? क्या पूछा है भाई? द कर्व हैज द मैक्सिमम स्लोप एट, तो कहां मैक्सिमम स्लोप भाई? x = 1 पे मैक्सिमम स्लोप है, व्हिच इज 5। आसान है क्या? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन? 97। जैसे जैसे आगे जा रहे हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ना चाहिए। अभी ये क्या है? 24 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर बेंट टू फॉर्म अ ट्रायंगल विथ वन ऑफ द एंगल्स एट 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल हैविंग द ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया? ठीक है, ये क्वेश्चन दूसरे लेक्चर में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई दूसरे लेक्चर में करेंगे। 24 सेंटीमीटर अगर मैंने ये किया हुआ है, राइट, सो इसको ये टोटल तीनों साइजेस का, तीनों साइड्स का एडिशन जो है वो 24 दिया हुआ है। ठीक है, एंड ट्रायंगल विथ वन ऑफ द एंगल्स इज 60 डिग्री, एक एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। अब वी आर नॉट श्योर कि बाकी दो एंगल कितने होंगे, है ना? व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल हैविंग ग्रेटेस्ट पॉसिबल एरिया? ठीक है, चलेगा, सिंपल सी बात है भाई। देखो, आसान क्वेश्चन है, कर लेता हूं, अभी कर लेता हूं, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जाने की जरूरत नहीं, लेकिन उसके लिए कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। कोई भी ट्रायंगल में है ना, कोई भी ट्रायंगल में ग्रेटेस्ट एरिया तो सिर्फ इक्विलैटरल ट्रायंगल देता है ना? ग्रेटेस्ट एरिया कैन ओनली बी गिवन बाय द इक्विलैटरल ट्रायंगल ओनली। सो अगर 24 है तो ये साइड 8 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ये साइड 60 हो गया, तो इवेंचुअली दिस विल बी 60। सो भाई देखो यार, ये 60 एंगल है तो ये 30 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा अपने आप। सो सिंपल सी बात है, ये अगर टोटल 8 है तो ये साइड कितना हो जाएगा? 4। समझ पा रहे हो ना? समझ पा रहे हो, राइट? सो ये साइड 4 हो गया, ये 8 हो गया, तो ये साइड क्या आ जाएगा? कैसे करोगे? पाइथागोरस थ्योरम, 64 - 16 कितना आएगा भाई? 48। सो √48 कैसा आएगा? 4√3, ये आएगा 4√3। तो अल्टीट्यूड क्या होना चाहिए? 4√3। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई, f of x = e⁻mod of x। भाई यहाँ पे e⁻mod x है, तो फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? फंक्शन को करना पड़ेगा रीडिफाइन, फंक्शन को करना पड़ेगा रीडिफाइन। सो f of x = e⁻mod of x can be written as it is e⁻+x if x is greater than 0 and it is e⁻−x if x is less than 0। x नेगेटिव है तो माइनस लेना पड़ेगा, पॉजिटिव है तो प्लस लेना पड़ेगा। डिस्ट्रीब्यूशन कहां पे आ रहा है? 0 पे, लेकिन निकालना क्या है? डेरिवेबल है कि नहीं f' ऑफ 0 पे। तो सिंपल सी बात है, उसके लिए मैंने ये चीजें बताई हुई है। ऑब्वियसली कोई बुक में नहीं है, लेकिन समझ सकते हो तो समझ लो। अभी 0 पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है फंक्शन का, 0 के आगे फंक्शन है e⁻x, 0 के पीछे फंक्शन है e⁻−x। सो अगर मैं 0 यहां पे डाल दूं तो e⁻0 इज 1 एंड 0 यहां पे डाल दूं e⁻0 इज 1, मतलब फंक्शन कंटीन्यूअस है। अगर कंटीन्यूअस है तो इसके डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। अगर तुम इसके डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये आएगा e⁻x और ये आएगा -e⁻−x, राइट? अब 0 वैल्यू इसमें डाल के देखो तो इसका आंसर क्या आएगा? e⁻0 इज 1, e⁻0 इज 1, लेकिन ये माइनस भी है तो ये -1 हो गया और ये 1 हो गया। तो f' क्या होगा? डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि भाई एक बोल रहा है 1, एक बोल रहा है -1, ऐसे नहीं चलेगा। इफ द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दोनों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। अगर दोनों का वैल्यू 1 होता ना तो f'(0) इज 1, ये आंसर होता। लेकिन अभी आंसर फिलहाल क्या है? द आंसर इज डी। अंडरस्टूड? द आंसर इज डी। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, अब ये सिखाने का मेरा कुछ अलग तरीका है। आई ट्राई माय बेस्ट टू पुट इट ऑन YouTube। ये स्पेसिफिक तरीका मैं YouTube पे डालने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 99
कहाँ चला गया? 99 के बाद क्या आता है बताओ जरा, मैथमेटिक्स पढ़ा है तुम लोगों ने। 99 के बाद आता है 100। ओके चलेगा, नो प्रॉब्लम। देखो भाई इंटीग्रेशन ऑफ 1/sec x plus tan x कोई फॉर्म में तो होता नहीं है, इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो भी चलेगा, ऑप्शंस का डेरिवेटिव निकालो तो भी चलेगा। अदरवाइज कैसे कर सकते हो इसको? दिस कैन बी रिटन एज dx अपॉन sec x क्या होता है भाई 1/cos x प्लस tan x क्या होता है sin x अपॉन cos x। दोनों का नीचे cos है, cos ऊपर चला जाएगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx अपॉन 1 प्लस sin x। तो भाई देखो यार sin x का डेरिवेटिव ऊपर है cos x, तो मैं sin x को t सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। इफ sin x इज इक्वल टू t cos x dx इज इक्वल टू dt, cos x dx इज इक्वल टू dt, ये हो गया मेरा dt है ना 1 प्लस t। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस t? log ऑफ 1 प्लस sin x, log ऑफ 1 प्लस sin x। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्या बोला गया है? log के अंदर क्या है? sec x plus tan x ही है, sin x तो नहीं है, तो sec x plus tan x लाएंगे कोई सीन नहीं है भाई। हमारा आंसर क्या है? log of 1 plus sin x। आई होप आपको समझ में आया होगा। log of 1 plus sin x आंसर है, उसको सॉल्व करते हैं। log of 1 plus sin x कैसे लिख सकते हैं हम लोग? सो दिस कैन बी रिटन एज, मैं क्या कर रहा हूँ इसको पूरे इसको इस मसाले को cos x से डिवाइड कर रहा हूँ और cos x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये सारा ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ठीक है। सो log ऑफ हमें पता है log ऑफ a इनटू log of m into n क्या होता है? log of m प्लस log of n, ठीक है। सो देखो भाई यहाँ पे क्या आ गया? log of 1/cos x is sec x plus sin x upon cos x is tan x प्लस, अब log of cos x भी आंसर में नहीं है, आंसर में क्या है? log of sec x, log of sec x, sec x tan x एंड माइनस log of sec x। तो ये तो मुझे मिल गया, log of sec x plus tan x तो मुझे मिल गया। देखो log of sec x नहीं है, log of cos x है, लेकिन भाई मैं cos x को कैसे लिख सकता हूँ? I can write cos x as 1/sec x, right? And 1/sec x can be written as log of sec x raised to -1, क्योंकि नीचे है sec x तो ये -1 आगे आ जाएगा, तो आंसर इज दिस, आंसर इज डी। समझे? समझ पा रहे हो ना भाई? चलेगा, बहुत फास्ट हो रहा है क्योंकि पूरा पेपर खत्म करना है आपने। ओके चलेगा, सो दिस इज द 100th एग्जांपल। लेट्स टॉक अबाउट द 101 एग्जांपल कैसे आया, ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx sec square x tan इनवर्स ऑफ x, सो इसको क्या कर सकते हो? हो जाएगा सॉल्व ये, पुट tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू t, tan इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू t, सो x इज इक्वल टू tan t, सो x का डेरिवेटिव dx इज इक्वल टू tan t का डेरिवेटिव sec square t dt, राइट। वैल्यू उठा उठा के पे लो भाई उसमें। सो इंटीग्रेशन ऑफ dx कौन है हमारा? sec square t dt अपॉन sec square, और tan इनवर्स ऑफ x को मैं क्या डाला है? t, सो sec square t, sec square t गए, बचा क्या भाई? 1 dt, बट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1? इट इज t, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t? tan इनवर्स ऑफ x, सो आंसर इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। है क्या ऑप्शन? यस, ऑप्शन इज देयर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया पीछे लो वीडियो, वापस से देखो, लेकिन समझ के लो, ठीक है। ये है 101। लेट्स गो फॉर द 102 नाउ। ओके, x plus y की वैल्यू दी है 20, p इज xy, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ xy? सो भाई देखो यार, मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? p इज इक्वल टू xy है, देन डेरिवेटिव ऑफ p क्या आएगा भाई? dp by dx क्या आएगा? x dy by dx प्लस y बराबर है। बट अगर मैं dy by dx की वैल्यू ऐसे निकाल सकता हूं, देखो यार x plus y कितना आया भाई? x plus y इक्वल टू 20, अंडरस्टूड? इसको डेरिवेट करो, चलेगा? तो क्या होगा? 1 प्लस dy by dx इज इक्वल टू 0, सो dy by dx का वैल्यू क्या आया? -1, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। इतना तुम्हारे पास आ गया ना, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p निकालना है। सो p का मैक्सिमा निकालना है, तो p का मैक्सिमा हम कैसे निकालते हैं? p का डेरिवेट करते हैं, उसको इक्वेट करते हैं 0 से। अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं, सो dy by dx ये प्लस y उधर आके हो गया माइनस y बाय x हो गया। ये एक तो मैक्सिमा होगा, एक तो मिनिमा होगा। ऑब्वियसली यार मैक्सिमम वैल्यू पूछा हुआ है तो मैक्सिमा ही होगा, ठीक है। लेकिन ये मैक्सिमा कब होगा? जब dy by dx का वैल्यू कितना होगा? -1, ठीक है। जब dy by dx का वैल्यू कितना होगा? -1, तो -y by x, so ये -x इज इक्वल टू -y,
सो x इज इक्वल टू y। सो भाई x इज इक्वल टू y जब होगा ना तभी वैल्यू मैक्सिमम होगी। सो अगर x इज इक्वल टू y है मेरे भाई, x इज इक्वल टू y है और दोनों का एडिशन अगर 20 है तो x भी 10 होना पड़ेगा, y भी 10 होना पड़ेगा। सो x 10 और y 10 जब होगा तभी मल्टीप्लिकेशन मैक्स आएगा। सो p का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 100। अब कुछ लोगों ने ऐसे देख के तुक्का मारा होगा कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है भाई, मैक्सिमम 100 दिख रहा है मार दो, बैठ गया तुक्का। समझ पा रहे हो, चमकने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट, कि सर मैक्सिमम वैल्यू पूछा है हमने मैक्सिमम वैल्यू को मार दिया, ठीक है, तो बैठ गया तुक्का, है ना, एक हाथ बार बैठता है, हमेशा नहीं बैठता। चलेगा, ये कौन सा है भाई, 102, लेट्स स्टॉप, 103 का आ गया। वापस एक आध क्वेश्चन भूल जाऊंगा, तुम बोलोगे सर तो आ नहीं रहा क्वेश्चन। चलो राइट, चलो क्या क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ, क्या गुस्सा खाया इस क्वेश्चन पे, क्या बताएंगे, ऐसे का प्रिंट करा दिया, ये तो जिसने फोटो निकाला उसका प्रॉब्लम है। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ log x प्लस cos ऑफ log x। देखो भाई यहाँ पे लगेगा चेन रूल, साइन का क्या होता है cos ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x, लिख दो ऐसे चलेगा, प्लस cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ log x अपॉन x, ठीक है, राइट। सो आंसर क्या आएगा भाई, x तो नीचे कॉमन है ना, x तो नीचे कॉमन है, सो cos ऑफ log x माइनस साइन ऑफ log x अपॉन x। लेकिन डेरिवेटिव कब निकालना है, जब x की वैल्यू e हो, यहां पे लिखा है जब x की वैल्यू e हो, तो log e क्या आता है भाई 1 आता है, तो आंसर इज cos 1 माइनस sin 1 अपॉन e, cos 1 माइनस sin 1 अपॉन e। अंडरस्टूड, आसान था भाई, चलो आसान था तो सही है। 103, लेट्स गो फॉर 104। 104 को सॉल्व करते हैं एक क्वेश्चन में, रेड पेन लेते हुए, कितने टाइम से रेड पेन लिया। If x is equal to e raised to t cot t, y is equal to e raised to t sin t, then what is dx by dy at t equal to 0? भाई dx by dy निकालना है, तो पहले x का डेरिवेटिव अपन y का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू t निकालो, क्या करोगे, इसको भी dt से डिवाइड करो, इसको भी dt से डिवाइड करो। सो बेसिकली x को भी t के रिस्पेक्ट में डिवाइड करो, y को भी t के रिस्पेक्ट में डिवाइड करो, यू विल गेट द आंसर व्हिच इज पहले x का डेरिवेटिव e raised to t into cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t into cos t plus cos t into e raised to t का डेरिवेटिव e raised to t, राइट, होल अपॉन सेम e raised to t into sin t का डेरिवेटिव cos t प्लस sin t into e raised to t का डेरिवेटिव e raised to t। लेकिन कब निकालना भाई, जब t का वैल्यू 0, अब t का वैल्यू 0 है तो sin 0 0 हो गया, पूरा ही मर गया, ठीक है, यहाँ पे भी t का वैल्यू 0 है तो sin 0 0 हो गया, पूरा ही चला गया। cos 0 is 1 and e raised to t is e raised to 0 मतलब 1, सो आंसर आएगा 1 अपॉन e raised to 0 is 1, cos 0 is 1, 1 upon 1 is 1। क्या बात है यार, इस साल के पेपर में तो सारे ही क्वेश्चंस के आंसर 1 ही आ रहे हैं। अगर कोई बंदे का फेवरेट नंबर का 1 मार्क करके आ रहा तो भी अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं उसको, आधे से ज्यादा क्वेश्चन के आंसर्स तो 1 ही है यहाँ पे, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार। क्या करोगे भाई, 2 sin 2x cos 2x है, इसको क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, राइट। 2 sin थीटा cos थीटा, फार्मूला क्या आता है भाई, sin 2 थीटा कौन है भाई यहाँ पे 2x, सो 1/2 sin 4x। भाई लेकिन बात ये है साइन का मैक्सिमम वैल्यू आता है 1, हेंस पूरे एंटिटी का मैक्सिमम वैल्यू आएगा 1/2। अंडरस्टूड, समझे, ओके। नेक्स्ट 105 हो गया ये, लेट्स गो टू द 106। चलो 106 पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 पॉइंट है भाई, एक पॉइंट है p - 3, दूसरा पॉइंट है q + 3q, तीसरा पॉइंट है 6, 3। पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन, है कि नहीं, पहली कंडीशन है द पॉइंट्स लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन। सेकंड, द पॉइंट ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q। देखो भाई ये सेकंड मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, क्योंकि फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q, कुछ भी वैल्यू ले लो p की और कुछ भी वैल्यू ले लो q की, फर्क नहीं पड़ता, फॉर एनी वैल्यू लो बोला है ना, तो ये यूटिलाइज करने का। ऐसे कोई अगर फुकट में दे रहा है अपने को इनपुट्स तो वो छोड़ने का नहीं, राइट। सो p कितना होता है, अगर मैं p1 ले लूं तो 1 - 2, आंसर क्या आएगा -1। तो पहला पॉइंट आ गया 1, -1, q p1 लिया ना मैंने, q2 ले लेते हैं, सो 3 + 2 5, 2 है ना, पहले 1, -1 है, 5, 2 है और 6, 3 है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, द पॉइंट्स ऑलवेज लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली फॉर एनी वैल्यू ऑफ p एंड q।
सवाल नहीं उठता भाई, देखो यही पे गलत बोल दिया उसने, है कि नहीं? क्या बोला? ओनली फॉर, तो ये ऑन द स्पॉट रॉन्ग है। पहली बात करते, पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे लाई करते देखना पड़ेगा हमें। कैसे कैसे देखोगे भाई? इसका स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो, ठीक है? या फिर कोई लाइन का इक्वेशन निकालो, उसके उसमें थर्ड पॉइंट डाल दो। चलो इससे 5,2 और 6,3 से लाइन का इक्वेशन बनाते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगा भाई लाइन का? y minus y1 is equal to y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 in bracket x minus x1. So कितना हो गया भाई? ये y minus 2, 3 minus 2 is 1, 6 minus 5 is 1. So y minus 2 is equal to x minus 5. तो ये थर्ड पॉइंट अगर उसमें सेटिस्फाई हो गया 1, minus 1, तो मजा आ गया, ठीक है? 2 मिनट। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे? -1. सो -1 minus 2 is -3 is equal to x की वैल्यू क्या है? 1. 1 minus 5 is 4. नहीं, बोथ आर रॉन्ग, neither one or two, ठीक है? तुम थोड़ा क्रॉस चेक करो। आई कैन बी रॉन्ग इन सम क्वेश्चंस, अगर होता है तो डेफिनेटली मेंशन करना नीचे, मतलब बाकी लोगों को रिसॉल्व करने में मजा आएगा क्वेश्चन। व्हाट इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस? ये लाइन दिया है, ये लाइन दिया है, इनके बीच में का एक्यूट एंगल पूछा हुआ है भाई। सिंपल सी बात है, दोनों लाइन का स्लोप निकालो, दोनों लाइन के स्लोप में से तुम्हें आंसर मिलेगा। अगर ये भाई का स्लोप अगर m1 होगा, ये भाई का स्लोप अगर m2 होगा, दोनों के बीच में का एंगल का tan थीटा क्या होता है? m1 plus m2 upon 1 minus m1 m2। तो स्लोप कैसे निकालोगे? x के साथ जो भी खड़ा है वो, और y के साथ तो कोई है ही नहीं, है कि नहीं? सो ये पॉइंट क्या हुआ? x is equal to 2, x is equal to 2 मतलब ऐसी लाइन, x is equal to 2 मतलब ये वाली लाइन बराबर है या नहीं है? पॉइंट 2 में से जाने वाली x is equal to 2 लाइन कौन सी होती है? जो पॉइंट 2 में से जाती है, राइट? ये लाइन मतलब x के साथ जो खड़ा है वो which is √3, और y के साथ जो खड़ा है वो, y के साथ कौन खड़ा है भाई? -1, उसका नेगेटिव, राइट? सो प्लस √3। सो एक आ गया, एक तो पता ही नहीं है क्या है, और ये प्लस √3 आ गया, तो टेंशन ना लो, ये फॉर्मूला अभी नहीं लगेगा यहाँ पे, लेकिन टेंशन ना लो। हम कोई भी लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं? वो लाइन पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसका tan मतलब स्लोप होता है, राइट? तो ये तो हमें पता है ऑलरेडी, एक्सिस का 90 डिग्री बना रही है। तो अगर tan थीटा का √3 आए तो ये लाइन x के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? tan थीटा √3 कब आता है? जब थीटा हमारा 60 होता है तब। सो दो लाइन है भाई, एक है x 2 मतलब ये वाला लाइन, दूसरा लाइन है जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भाई? 30 डिग्री, राइट? सो आंसर इज 30 डिग्री। नहीं समझ में आया? वीडियो पीछे लो, वापस से क्वेश्चन देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है? ओके चलिए, चलो क्वेश्चन देखो क्या है? द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी इज एट ओरिजिन, है कि नहीं? एक स्क्वायर दिया है, उसके जो डायगोनल है ना भाई, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,0, ठीक है? उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है 0,0 इज एट ओरिजिन एंड वन ऑफ इट्स वर्टेक्स इज 4,2। एक जो वर्टेक्स है वो दिया है 4,2। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डायगोनल बीडी? देखो वर्टेक्स ए ये है, तो ऑब्वियसली बी ये होगा, सी ये होगा, डी ये होगा, और तुम्हें बीडी का निकालना है। काय का निकालना है भाई? किस चीज का निकालना है? इक्वेशन, बीडी का इक्वेशन निकालना है। तो कोई भी लाइन का इस टाइप का सेम क्वेश्चन हमने शायद पार्ट 1 में किया है, राइट? कोई भी लाइन का अगर इक्वेशन निकालना होगा तो फॉर दैट यू नीड अ स्लोप एंड यू नीड अ पॉइंट। सो भाई पॉइंट तो दिया है 0,0, उस क्वेश्चन में भी 0,0 ही पॉइंट दिया था, बस स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालोगे? देखो यार, डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट एट राइट एंगल, अगर पता नहीं होगा तो, ठीक है? सो ये एक पॉइंट पता है, ये एक पॉइंट पता है, तो दोनों पॉइंट पता है, तो स्लोप निकाल पाओगे तुम? AC का स्लोप निकाल पाओगे? निकालो फिर, कैसे निकालोगे? y2 minus y1 2 minus 0 upon x2 minus x1 4 minus 0। सो स्लोप फॉर दिस लाइन इज 1/2। इस लाइन का जो स्लोप है ना भाई, दैट इज 1/2। तो ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये 1/2, तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल मतलब -2 will be the slope of this line। so slope है -2, point is 0,0। तो इक्वेशन क्या बनेगा भाई? y minus y1 which is 0 is equal to -2 in bracket x minus x1 which is 0। so y is equal to -2x, या फिर y plus, ये इधर आ जाएगा, y plus 2x is equal to 0। है क्या भाई ऐसे कुछ? y plus 2x is equal to 0, क्या चला गया? y plus 2x, वही सोचा यार, काफी बार ऐसे आंसर आता है, ऑप्शन दिखता नहीं तो बुरा लगता है, लेकिन वही ढूंढ रहा था, मिल गया फाइनली।
अदरवाइज वापस से सोचना पड़ता क्या गलती किया, बाद में पता चलता ऑप्शन ही देखा नहीं। 108, चलो लास्ट फ्यू क्वेश्चन। 109 इफ एनी पॉइंट ऑन हाइपरबोला, इसके लिए थोड़ा अलग यूज करना पड़ेगा इसेंट्रिसिटी का, तो ये बाद में करेंगे 109 नेक्स्ट वाले वीडियो में। मतलब अब तक कितने क्वेश्चन हुए? अब तक 6 क्वेश्चन हुए जो हमें बाद के वीडियो में करना है, ठीक है। So consider the following with regards to eccentricity E of a conic section. Eccentricity सर्कल का eccentricity 0 होता है, राइट? पैराबोला का eccentricity 1 होता है, यस। इलिप्स का eccentricity less than 1 होता है, यस। All three are right. Which of the following are correct? All three. ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए विद इन सेकंड, मजा आता है। 110, 111, ठीक है। चलो भाई फटाफट 111 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, व्हाट आर द एंगल बिटवीन टू लाइंस ऑफ हैविंग डायरेक्शन रेशियोज? डायरेक्शन रेशियो दिए भाई, एंगल निकालना है, तो कैसे निकलता है? cos थीटा इज इक्वल टू, आपको पता होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ऑप्शन फॉर्मूला लिखना बहुत प्रॉब्लमेटिक है भाई, राइट? सो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई करो, 6 3 18 प्लस 3 3 9 प्लस 6 0 0 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 36 72 प्लस 9 81 into 9 plus 9 18। सो आंसर कितना आ रहा है भाई इसका? 27 अपॉन अंडर रूट ऑफ 81 इज 9 रूट 18, राइट? सो 9 3s are, एंड इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 9 2s are, राइट? सो 3 अपॉन 3 रूट 2, 3 अपॉन 3 रूट 2। कुछ तो मिस्टेक हुआ है, which is a which has to be the minus mistake। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, इट हैज टू बी 18। ओके, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी। All right, so what is the angle between the two line having direction ratios? भाई ये दोनों लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ये दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो है, ठीक है। सो 6, 3, 6 एंड 3, 3, 0 the other direction ratios, ओके। अब बात ये है कि अगर डायरेक्शन रेशियो दिए होंगे तो एंगल कैसे निकालोगे? तो वी हैव द फॉर्मूला cos थीटा इज इक्वल टू सारे डायरेक्शन रेशियोज का मल्टीप्लिकेशन, 6 3 18 प्लस 3 3 9 प्लस 6 0 0 अपॉन इन डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर्स का एडिशन, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36 72 प्लस 9 81 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 18, राइट? सो 9 प्लस 18 इज 27, अंडर रूट ऑफ 81 इज 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 18, मतलब कितना है? इसको 9 2s में लिख सकता हूँ। सो 9 3s 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 इज 3 इंटू रूट 2, सो 3 3 गया, आंसर आया रूट 2। सो cos थीटा इज रूट 2, सो थीटा कितना आएगा भाई? π/4। आसान है भाई, बहुत आसान है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। ऑलराइट, इफ LMN आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ये लाइन है, इस लाइन को मैं थोड़े अलग तरीके से लिख रहा हूँ, x-1 को मैं x-1/1 लिख रहा हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट y+3 को मैं ऊपर सिर्फ y+3 लिखता हूँ, और ये जो 2 है ना, इस 2 को मैं नीचे 1/2 लिखता हूँ, चलेगा ना? मतलब 1/2 ये ऊपर जाके 2 ही बनेगा, इज इक्वल टू 1 - z को मैं z-1 लिखता हूँ और एक -1 डाल देता हूँ, मतलब -1 डालोगे तो वही होगा। सो बेसिकली मैंने क्या किया? मैंने एक जनरल फॉर्म में लेके आया उसको। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड हुज डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। सो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ये है, और हमें निकालना है L4 M4 और N4 वेयर LMN आर डायरेक्शन कोसाइन। सो LMN कैसे निकालते हैं? तो बहुत आसान है यार। L अगर निकालोगे तो डायरेक्शन रेशियो अपॉन तीनों डायरेक्शन रेशियो का रूट का एडिशन, ठीक है। सो सिंपल सी बात है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1/4 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9/4, 1 + 1 2, 4 2 8 प्लस 1 9, ठीक है। सो आंसर इज 9/4 कितना आएगा भाई? 2/3, समझा ना? ये 3/2 आ जाएगा, ऊपर जाएगा 2/3। सो वैसे ही m क्या आएगा? 1/2 अपॉन यही मसाला, यही मसाला मतलब क्या है भाई? 2/3, सॉरी 3/2, 3/2, इसका आंसर 3/2 आता है, ठीक है। सो 2 2 का आंसर आएगा 1/3। सो m भी आ गया, वैसे ही n आएगा, n क्या आएगा? -1 अपॉन 3/2।
सो आंसर इज -2/3। L मिल गया, M मिल गया, N मिल गया, करो भाई। सबके नीचे 3 है, सबके नीचे 3 है, सो L4 M4 N4, सो L4 क्या आएगा 2/4 अपॉन 3/4 प्लस 1/4 अपॉन 3/4 प्लस -2/4 अपॉन 3/4। 3/4 कॉमन है तीनों में, लिख दूं चलेगा। सो नीचे लिख दिया मैंने 3/4 कॉमन। भाई 2/4 कितना आता है 16 प्लस 2/4 कितना आता है 16 प्लस 1 कितना आएगा 16 और 16 32 33 अपॉन 3/4 कितना आएगा भाई 81, जाता है 3 से, सो 11 3 जा 27, 11/27 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हो भाई? 3D इज इंपॉर्टेंट। फिर भी आसान क्वेश्चंस थे इस वक्त 3D के, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। देखो, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी। ए बी दिया है, उसमें से ए बी बाहर निकाल सकते हो, उसमें का जो वाई कंपोनेंट होगा वही हमारा प्रोजेक्शन होगा। तो 7 में से 4 चला गया 3, वही हमारा प्रोजेक्शन है, राइट। ओके, नेक्स्ट ये हो गया 113, फिर 114, राइट। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के for which the line joining the point this and this also passes to this point। तो सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट देके रखा है ना। We are supposed to find the line, sorry, the points, the line joining these points। So 2 पॉइंट फॉर्म यूज करना पड़ेगा स्ट्रेट लाइन का, वो भी 3D में। वो क्या होता है भाई, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये तुम्हें एग्जाम में लिखना नहीं है, ये तुम्हें समझाना है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। सीधा वैल्यू उठा उठा के डालो भाई। देखो क्या होगा फिर, x माइनस 1 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू y माइनस ऑफ -2 मतलब +2, y प्लस 2 अपॉन 1 प्लस 2 इज इक्वल टू z माइनस k प्लस 1 अपॉन z2। z2 मतलब क्या होगा, सॉरी 3, z2 क्या होगा भाई 3। अब वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि भाई दिस लाइन इज पासिंग थ्रू 15,2,4। सो x की वैल्यू 15 में डाल सकता हूं, क्योंकि दिस लाइन, दिस होल लाइन इज पासिंग थ्रू व्हाट, this whole line is passing through 15, 2, -4, 15, 2, -4। तो 15 यहाँ पे अगर डाल दूंगा मैं, 15 - 1 14, राइट। 14 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा 2, 2 + 2 4 अपॉन 2 + 1 3। सो इस हिसाब से k का वैल्यू क्या आएगा भाई, 3 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, 4 × 3/4 इज इक्वल टू k माइनस 1। सो 2 7 21/2 + 1 इज इक्वल टू k। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 21 + 2 23/2 इज इक्वल टू k। k कितना आया 23/2। सेम अगर यही वैल्यू मैं उधर डालने की कोशिश करूं, ठीक है, कौन सी वैल्यू, ये अपना ये वाला 15 और 2 वाला, तो z का क्या है -4। सो ये तो हमें पता ही है, y की वैल्यू 2 है, सो 2 + 2 4/3 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे z का, यहाँ पे हमने x का डाला था, यहाँ पे मैं z का डाल कर देखूंगा, ठीक है। सो z का इज -4 -k -1 3 -k -1, ठीक है। ओके, सो आंसर आएगा भाई 4/3 इज इक्वल टू -4 - 1 इज -5 -k अपॉन 3 - 1 इज 2 -k। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 ज़ा 8 -4k इज इक्वल टू -15 -3k। सो -4k उधर लेके जाओ और -15 इधर लेके आओ, 8 और 15, 15 और 8 होता है 23 इज इक्वल टू k। 15 और 8 23 होता है, और इधर इधर क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। सो ये 23/2 नहीं है। सो ये पॉइंट इस लाइन पे लाइन नहीं कर सकता, सो 0 पॉइंट्स आ देयर, है कि नहीं, क्योंकि k की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पे k का वैल्यू कुछ अलग ही आ रहा है, यहाँ पे k का वैल्यू कुछ अलग ही आ रहा है। अगर मैं 23/2 यहाँ पे डाल के देखूँ या फिर 23 यहाँ पे डाल के देखूँ, आई डोंट थिंक इट विल गेट सेटिस्फाइड। देखो ये क्या आता है, 4/3 आता है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 15, 15 - 1 14 एंड 23 - 1 इज 22। नो, इट वोंट सेटिस्फाई, इट वोंट बी 4/3 फॉर श्योर, ठीक है। सो 0 इज द आंसर। ओके,
this is the good question. This is the good question, right? Okay, so 115. The foot of the perpendicular drawn from the origin to a plane, ये plane दिया हुआ है. The plane is x plus y plus z is equal to 3. ये plane दिया है and foot of the perpendicular from the origin में से 0, 0, 0 में से मैं एक perpendicular डाल रहा हूँ है प्लेन पे, वो जहाँ पे टच करेगा ना उसका हमें कोऑर्डिनेट निकालना है. तो सिंपल सी बात है यार, कैसे निकालना है? सबसे पहले तो हम यही देखेंगे, अगर मेरे पास प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, मेरे पास अगर प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3, तो मुझे इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता है. अगर आपको पता होगा, सो प्लेन का इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0. इसमें a, b, c आर द DRS ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. नॉर्मल टू प्लेन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन का आया 1, 1, 1. बराबर है या नहीं है? राइट. सो डायरेक्शन रेशियोज पता है इस नॉर्मल के. अब इसका जो नॉर्मल होगा वो नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को पैरेलल हो गए, तो इसके जो DRS होंगे वही इसके DRS होंगे. सो भाई हमें इस लाइन का पॉइंट पता है और इसके DRS पता है 1, 1, 1. So you are supposed to find the equation of a line which is passing to 0, 0, 0 and whose direction ratios are proportional to 1, 1, 1. The answer is x minus 0 by 1 is equal to y minus 0 by 1 is equal to z minus 0 by 1 which is equal to x is equal to y is equal to z. So इस लाइन का इक्वेशन है भाई x is equal to y is equal to z. It means इस लाइन पे के सारे पॉइंट्स 1, 1, 1 होंगे. राइट. सो ऐसा एक ही पॉइंट है 1, 1, 1 मतलब ये 0, 0, 0 या फिर 3, 3, 3 भी हो सकता है. ठीक है, बट ऐसा एक ही पॉइंट है जो 1, 1, 1 सेटिस्फाई यहाँ पे भी कर रहा है, ऐसा एक ही पॉइंट है जो प्लेन में डालने के बाद भी सेटिस्फाई कर रहा है. सो आंसर इज 1, 1, 1. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, नहीं समझ में आता स्ट्रेट अवे पीछे लो, यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. उतने टैलेंटेड तो हो भाई, है ना. अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे हो तो उतना तो है तुम्हें कि ढूंढने की इच्छा कि अभी हमने पेपर दिया, देखना है कैसे करना है, क्या करना है. राइट. सो 116, a vector r bar equal to ai plus bj is equally inclined to both the axes x and y if the magnitude of vector is 2 units. इसमें सब कुछ था. Then what is the value of a and b respectively? क्वेश्चन इधर ही खत्म था भाई, क्वेश्चन इधर ही खत्म था और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी. मैग्नीट्यूड 2 यूनिट्स है. अगर a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू 1/2 लेता ना मैं, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता? 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/√1/2. सो 2 तो आता ही नहीं. सो बेसिकली ना इसका रूट 2 आता है, इसका आ सकता है. देखो अगर मैं a की जगह √2 i डाल दूं, सो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 √4 इज इक्वल टू 2. राइट. सो बेसिकली एक ही ऐसा पॉइंट है जिसका मैग्नीट्यूड 2 आएगा, तो बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है. इक्वली इंक्लाइंड है यानी इसका देखने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है, √2 है, उसका ही मैग्नीट्यूड 2 यूनिट आता है. राइट. हाँ, अगर 2-3 चीजों का यूनिट अगर मैग्नीट्यूड अगर 2 आता तो फिर प्रॉब्लम होता. ठीक है, ओके. कितना हो गया भाई? 116. बस 4 more to go. Just 4 more to go. Okay, perfect. Consider the following: c bar equal to a bar plus b bar, where a bar and b bar are not equal. a bar is not equal to b bar and d is not equal to 0. ठीक है, राइट. सो उन्होंने क्या बोला है? c bar is equal to a bar plus b bar, then c bar is perpendicular to a bar minus b bar and c bar is perpendicular to a bar cross b bar. This is the right statement. q c bar is the linear combination of vectors a bar and b bar. मतलब क्या है? c bar is a linear combination of vector a bar and b bar, है कि नहीं? राइट. ठीक है. सो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ना वो इसको परपेंडिकुलर होगा. इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इसको परपेंडिकुलर होगा. समझ पा रहे हो? हेंस 2 ओनली. करेक्ट, 2 ओनली. चलो 118. ये क्वेश्चन भी आसान है यार वैसे. देखो a bar and b bar are two vectors such that a bar plus b bar is equal to a bar minus b bar is equal to 4. Then which one of the following is correct? a bar and b bar must be unit vectors. वो बोल रहे हैं कि a bar और b bar यूनिट वेक्टर ही लेने चाहिए. हमारे पास सबसे जबरदस्त यूनिट वेक्टर्स है. पहला है i, दूसरा है j, है ना. तीसरा भी चाहिए तो हमारे पास एक k. टेंशन का काम ही नहीं है. ठीक है. सो अगर मैं a की जगह i बार डाल दूं प्लस b की जगह j बार डाल दूं तो i बार प्लस j बार का मॉड क्या आएगा भाई? है ना, √1 + 1 √2 आएगा. 4 डेफिनेटली नहीं आएगा. ठीक है. तुम कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो यार, इसकी जगह कोई भी यूनिट वेक्टर ले लो, चलेगा. राइट. तो यूनिट वेक्टर का मॉड तो वही आना है, चलेगा. सो मस्ट बी यूनिट वेक्टर. मस्ट बी मतलब होना ही चाहिए? तो नहीं भाई, नहीं. ऐसे कैसे? होना ही क्यों चाहिए?
हो सकता है अगर रहता तो बात अलग थी। ए बार मस्ट बी पैरेलल टू बी बार, आई डोंट थिंक सो। ए बार मस्ट बी पैरेलल टू बी बार, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर वो एक दूसरे को पैरेलल है मतलब आई बार क्रॉस आई बार ही ले लो, ठीक है। हाँ, जस्ट अ सेकंड, दिस इज राइट आई गेस, हम लेंगे डोंट वरी। ए बार मस्ट बी पैरेलल टू बी बार, देन इट मेक्स द डिफरेंस। अगर मैं आई बार और आई बार दो चीजें ले लूं, ठीक है, तो आई बार प्लस आई बार इज 2 आई बार, और 2 आई बार का मॉड क्या आता है 4, लेकिन फिर आई बार माइनस आई बार का प्रॉब्लम हो सकता है। आई बार माइनस आई बार इज 0, समझ पा रहे हो ना, आई बार माइनस आई बार इज 0, ठीक है। देन मस्ट बी तो प्रॉब्लम हो सकता है। ए बार मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी बार, ए बार और बी बार परपेंडिकुलर ही होने चाहिए क्या, सो आई बार प्लस जे बार, नाउ वी आर टॉकिंग, ठीक है। मस्ट बी परपेंडिकुलर, तो ये शायद हो सकता है, क्यों बताता हूं मैं। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स कौन से होते हैं, एक होता है आई और दूसरा होता है जे, समझ पा रहे हो। अगर ये आई बार ले रहा हूं प्लस ये अगर जे बार ले रहा हूं, तो इसका ये क्या आएगा √2 मॉड, है ना, और आई बार माइनस जे का क्या आएगा √2, ठीक है। अगर मैं इधर देखो एक यूनिट वेक्टर ले रहा हूं विच इज √2i और दूसरा यूनिट वेक्टर ले रहा हूं √2j, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर में है भाई, ठीक है। तो यहां पे भी आएगा √2i माइनस √2j, है ना, एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसका मॉड अगर निकालोगे ना भाई, सो √2 का स्क्वायर 2 प्लस √2 का स्क्वायर 2 इज इक्वल टू √4 इज इक्वल टू 2, या फिर इसको 2 लेना पड़ता, या फिर आंसर हैज टू बी 16, इंटरनल आंसर हैज टू बी 16 आंसर कैसे ला पाऊंगा मैं, √4 यस, मतलब 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 8 नहीं, देन 16 आंसर आने चाहिए, तो √8 2√2, ठीक है। सो एक वेक्टर ले लो 2√2i प्लस दूसरा वेक्टर ले लो 2√2j, ठीक है। देन अगर ये 2√2i प्लस 2√2j इसका आएगा 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 8 प्लस 8 तो 16, सो 4 आ रहा है। अगर ये माइनस भी करोगे तो भी 4 आएगा। सो i और j एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, तो ये कहीं ना कहीं राइट हो सकता है, ठीक है। यहां पे आई एम टेकिंग द चांसेस, ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ यूनिट वेक्टर कंसीडर कर रहा हूं, एंड दे हैव नेवर मेंशन्ड वेयर इट कैन बी यूनिट वेक्टर। ए बार मस्ट बी इक्वल टू बी बार, आई डोंट थिंक सो। ए बार अगर बी बार इक्वल टू 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, अगर ए बार और बी बार अगर इक्वल होंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने 3 एलिमिनेट किए, हेंस ये आंसर हो सकता है, इस प्रकार मैंने सोचा है इसमें, ठीक है, राइट, ओके। देखो पीछे करके देखो, ऑलराइट। ए बार बी बार सी बार कोप्लेनर वेक्टर, भाई सिंपल सी बात है, अगर वेक्टर कोप्लेनर है मतलब वो तीनों एक ही प्लेन में है। अगर वो तीनों एक ही प्लेन में है मतलब किन्हीं भी दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरे का परपेंडिकुलर होगा। ए बी सी ये 3 वेक्टर्स है और तीनों एक ही प्लेन में है, अगर किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूंगा तीसरे को परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। सो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट किया वो सी को परपेंडिकुलर होगा। अगर सी और ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हैज टू बी 0। सेम गोज हियर, बी और सी जो है इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो ए को परपेंडिकुलर होगा और इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, तो आंसर हैज टू बी 0। समझ पा रहे हो भाई, द आंसर हैज टू बी 0। लेट्स मूव टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन। The last question is 120. Consider the following statement. The cross product of two unit vector always is unit vector. Exactly, कोई भी unit vector ले लो भाई. I cross j, it has to be k. है ना? I cross j, it has to be k. Right? So cross product of the unit vector is a unit vector. Yes. The dot product of any two vectors is always a unity. Not necessarily. I dot I अगर करोगे ना भाई तो आंसर 1 आएगा, बट I dot J अगर करोगे ना आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। So second is not necessarily right. The magnitude of sum of two unit vectors is always greater than the magnitude of their difference. Doesn't really matter. मुझे नहीं लगता I plus J इसका magnitude I minus J के डिफरेंट होगा क्या? नहीं, क्योंकि I plus J का क्या आएगा मैग्नीट्यूड √2, इसका भी क्या आएगा √2, नॉट नेसेसरीली। सो आंसर इज 1 ओनली। कहा है भाई, क्वेश्चन है 1 ओनली कहा है 1 ओनली नहीं है, सॉरी नॉट करेक्ट। मैं वही तो सोचा, आंसर में क्या पूछा है भाई, नॉट करेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। द आंसर में पूछा है नॉट करेक्ट, तो 1 ओनली चाहिए मतलब 2 and 3 आर नॉट करेक्ट। अंडरस्टूड, राइट। सो ये था हमारा 120th क्वेश्चन। सो ये था हमारा पेपर, है ना। सो बेसिकली पूरे 120 में से 110 क्वेश्चन तो आराम से हो ही गए और बहुत फास्ट हो गए,
ठीक है। सो इसीलिए मैंने बोला था कि पेपर इज गोइंग टू बी इजी, ये पेपर काफ़ी अच्छा है ना, ये काफ़ी सिंपल पेपर है, उससे तुम्हारा कट ऑफ भी शूट हो सकता है। सो इफ़ यू आस्क मी सर अच्छा अटेम्प्ट क्या होगा, सो आई टेल यू, अगर तुम्हें एकदम सेफ अटेम्प्ट चाहिए, एकदम सही अटेम्प्ट चाहिए, अगर आपने सीरियसली मेहनत किया होगा लास्ट 2 साल या लास्ट 1.5 साल जो भी है वो, अगर आपने सीरियसली मेहनत किया होगा, सो सिंपल सी बात है, अटेम्प्ट हैज़ टू बी अबव 90, ठीक है। 80 तक तो अटेम्प्ट जाते ही है ना, और एवरेज अटेम्प्ट जो बोल सकता हूँ मैं, वो बोल सकता हूँ मैं 65 अबव। 65 अबव ऐसा अटेम्प्ट जो कि एवरेज है, लेकिन उससे एनडीए तुम निकाल सकते हो अगर ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करो तो। लेकिन अगर तुम प्रॉपर 90 है ना, 90 के अबव अगर अटेम्प्ट कर रहे हो, मतलब 30 क्वेश्चंस के आसपास छोड़ रहे हो या 25 क्वेश्चंस के आसपास छोड़ रहे हो, ठीक है, 90 तक अगर आपका अटेम्प्ट गया है तो मैथ्स ही आपको हेल्प करेगा ओवरऑल कट ऑफ में खुद को ऊपर लाने के लिए, ठीक है। सो इट्स वेरी इसेंशियल टू स्टडी हार्ड, है ना। ये था एनडीए 1 2021, राइट, एनडीए 1 2021। सो एक ये पेपर देख के मुझे ऐसे ही लगा कि एनडीए इस पेपर में सिर्फ ये चेक कर रहा था कि लोगों को सारी चीज़ों का बेसिक्स पता है या नहीं है। 3D बेसिक्स पूछ लिया, ठीक है, लेट इट बी कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिक चीज़ें पूछ ली, ज़्यादा डेप्थ में एनडीए इस वक्त गया नहीं, उन्होंने सिर्फ ये चेक किया कि उसने थरोली पढ़ाई किया है कि नहीं। सो इस वक्त अगर कोई ऑप्शन को डाल के क्या होगा, सर मैंने 4 टॉपिक ऑप्शन को डाल दिए, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू, क्योंकि कट ऑफ वो 2-2 3-3 मार्क पर डिसाइड होने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और डेफिनेटली अगर मुझे पता नहीं कितने लोग ने पूरा वीडियो देखा होगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो काइंडली मेंशन इन द कमेंट कि हाँ सर मैंने वीडियो पूरा देखा हुआ है, ठीक है। वंस अगेन मैंने भी ऑन द स्पॉट सॉल्व किया हुआ है ना, मैं भी काफ़ी घंटों से लगा हुआ हूँ, ठीक है। सो देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कुछ मिस्टेक्स हो जाए, अगर कुछ मिस्टेक्स रियलाइज होती है प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट विल बी एबल टू वर्क ऑन इट, या फिर तुम खुद ही डिस्कस करके कमेंट सेक्शन में सॉल्व कर सकते हो। टिल डेट थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।